If you are a sociology student, then this video is a must watch for you. इस वीडियो में हम क्लास 12 सोशियोलॉजी बुक 2 के वो सारे इंपॉर्टेंट PYQs करेंगे जिनको पिछले 10 से 15 सालों में पूछा गया है। विद देयर आंसर्स मैं बताऊंगा कि आपको क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि सर हम 4 मार्कर में 6 मार्कर में कितना कंटेंट लिखेंगे, हाउ वी शुड अंडरलाइन द थिंग्स, हमें किस तरीके से फ्लो चार्ट बनानी चाहिए। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने बुक 1 की वीडियो नहीं देखी है, गो चेक दैट आउट। उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दी है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। So now coming to the laptop screen, here we have class 12 sociology, most important PYQs of book 2। एक बात मैं पहले से क्लियर कर दूं कि जो भी सवाल मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं वो सारे के सारे PYQs हैं, कोई भी सवाल मैंने खुद से नहीं डाला है। So getting started with the first chapter, that is structural changes। इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे 4 मार्कर। तो जो पहला 4 मार्कर है इसमें पूछा गया है कि कॉलोनियलिज्म का बेसिकली इंडियन समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछा गया कि कॉलोनियलिज्म इंट्रोड्यूस्ड अ वाइड रेंज ऑफ चेंजेस इन एवरी स्फेयर। आपको उसे एलैबोरेट करना है, चाहे वो लीगल स्फेयर हो, कल्चरल हो या आर्किटेक्चरल हो या इकोनॉमिक हो। तो चूंकि ये सवाल कॉलोनियलिज्म के ऊपर है तो वी आर गोइंग टू हैव एन इंट्रो ऑफ कॉलोनियलिज्म। मैंने बताया कि भाई ये क्या है। इट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ वन कंट्री ओवर अनदर टू सर्व फॉर्मर्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। एक ऐसा शासन जिसमें कोई कंट्री कॉलोनी इसलिए बनाती है ताकि वो अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करवा सके उससे। जैसे एग्जांपल के लिए ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, फ्रेंच कॉलोनियलिज्म, और ये सारे डेफिनेशंस हमारे नोट्स में मौजूद हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, काइंडली डाउनलोड द ऐप और वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके आप हमारे नोट्स को आसानी से अवेल कर सकते हैं। नाउ व्हाट वर द इम्पैक्ट्स, यहाँ पे आपको सारे इम्पैक्ट्स बताने हैं। जैसे एक इम्पैक्ट मैंने बताया दैट कैन बी इकोनॉमिक इम्पैक्ट, की नए लैंड ओनरशिप लॉज पास किए गए, फॉरेस्ट एक्ट्स पास किए गए जिसके तहत जो फॉरेस्ट उनको रिजर्व कर दिया गया, ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कर दिया गया। वेस्टर्न एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ कल्चरल चेंज। सोशल कस्टम्स बदल दिए गए, हालांकि इसमें बहुत सारी तो गलत चीज़ें थी बट फिर भी चूंकि ये बदलाव है तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पे। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लोगों का माइग्रेशन होता है, आपने देखा होगा कि इंडियन ओरिजिन के लोग मॉरिशस में, फिजी में, इस टाइप के कैरेबियन आइलैंड्स के बहुत सारे पार्ट्स में फैले हुए हैं। तो ये एक माइग्रेशन हुआ इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे उसी कॉलोनियलिज्म से ही संबंधित पूछा गया है कि भाई इसमें पर्टिकुलरली आपको इकोनॉमिक चेंज बताने हैं, केवल इकोनॉमिक चेंज। तो अगेन इंट्रो वही रहेगा और इसमें इकोनॉमिक चेंज में क्या क्या बताएंगे, लैंड ओनरशिप लॉज के बारे में बताएंगे, फॉरेस्ट एक्ट के बारे में बताएंगे, दैट ऑल्सो इम्पैक्टेड द इकोनॉमी, क्योंकि उससे क्या हुआ कि फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। और जो ट्राइबल्स हैं दे वेयर मार्जिनलाइज्ड, मतलब उनको गुर्बत में ढकेल दिया गया, गरीबी में ढकेल दिया गया। उसके बाद इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से तबाह कर दी जाती है। तो इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं दैट यू नीड टू अंडरलाइन। इंडिया है बिकम इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और हम लोग एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल का। और जो ट्रेडिशनल कमर्शियल सेंटर्स थे, ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, मसूलीपट्टनम, ये सब जो है वो डिक्लाइन हो जाते हैं। यू कैन अंडरलाइन दीज सिटीज एज वेल। सो दीज वर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। Now coming to the next question, nation state became the dominant political form during colonialism। नेशन स्टेट क्या होता है वो मैंने यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर दिया है, और इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने जो मैराथन लिया था चेंजेस चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी का, उसमें एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपको नेशन स्टेट, स्टेट नेशन इन सब में कन्फ्यूजन है, गो वॉच दैट वीडियो। तो नेशन स्टेट के डेफिनेशन के बाद मैंने बेसिकली ये क्लियर करने की कोशिश की है कि कैसे ये जो कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट का, दैट बिकेम पॉपुलराइज्ड आफ्टर दिस कॉलोनियल पीरियड। तो देखो नेशन स्टेट की शुरुआत ही यूरोप से होती है, वी विल अंडरलाइन द यूरोप हियर। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कॉलोनियल आइडियोलॉजी फैली पूरी दुनिया में, वैसे वैसे नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट भी फैला। क्योंकि जब कॉलोनीज बनती थी तो वहाँ के लोग जो है यूरोपियन आइडियाज़ से, जो लिबरल आइडियाज़ है, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ है, उनसे रूबरू होते थे। जैसे इंडिया को इन्होंने गुलाम बनाया, फिर इंडिया वालों ने लंदन जाना शुरू किया, पेरिस जाना शुरू किया, और उन्हें पता चला कि यार ये लोग तो अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, इन लोगों ने तो अपने सिटीजन्स को बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं और जो हमें नहीं मिलते हैं बीइंग देयर कॉलोनीज। तो यहाँ पे फिर लोगों ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट करने शुरू किए, और उसके बाद जो है आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड बहुत सारे नेशन स्टेट क्रिएट होते हैं। तो कॉलोनियलिज्म ने एक तरीके से, इन्होंने सोचा तो नहीं होगा बट इट प्लांटेड अ सीड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉलोनिज्म इटसेल्फ, क्योंकि ये जो आइडिया है नेशन स्टेट का, ये इंडिया वगैरह को शायद बहुत लेट से पता चलता, डेमोक्रेसी बहुत बाद में आती। लेकिन जैसे इनका राब्ता हुआ, जैसे इनका संबंध स्थापित हुआ अंग्रेज़ों से, एंड उन्होंने देखा अब
इंटेलेक्चुअल्स ने जाना शुरू किया लंदन की तरफ, पेरिस की तरफ, तो पता चलता है कि भाई वहाँ पे तो सिचुएशन बहुत अच्छी है। और हमारे उस ज़माने के इंटेलेक्चुअल इंडियंस के लिए तो हम लोग ब्रिटिश का ही एक प्रोविंस थे, एक तरीके से उनका एक स्टेट थे, तो उन्होंने देखा कि भाई वो अपने सिटीजन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारे साथ इतना बुरा क्यों करते हैं। एंड दैट्स वेयर दिस डिमांड फॉर फ्रीडम कम्स इन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द प्लांटर्स एंड द टी प्लांटेशंस लिव। टी प्लांटेशन के जो प्लांटर्स थे, बेसिकली द ओनर, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, इससे संबंधित ये सवाल है। टी प्लांटेशन का इंट्रो देंगे कि भाई ये शुरू हुआ 1851 में, चूंकि ये डेट है तो वी आर गोइंग टू अंडरलाइन दिस। ज़्यादातर जो टी प्लांटेशंस थे वो असम में थे और टी प्लांटर्स वेयर द ऑफिशियल ओनर्स ऑफ दिस प्लांटेशंस। अब इनकी लाइफस्टाइल थोड़ा सा बताते हैं। दे वर यूजुअली यूरोपियंस, काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल इनकी होती थी, और चूंकि असम और सिक्किम वगैरह के हिल्स में जो है ज़्यादातर ये टी प्लांटेशंस होते थे, तो वहाँ के जो लोकल्स हैं, हिल फोक्स, वेयर एम्प्लॉयड इन दियर सर्विस। कोई उनका माली होता था, कोई इनका बावर्ची होता था, बड़े बड़े बंगले इनके होते थे, और इनके बंगलों में जो सामान है, मतलब जो नॉर्मल यूटेंसिल्स, बर्तन है, वो भी यूरोप से आया करते थे। एंड दे वर फेवर्ड बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, और उस तरीके से कानून बनाए जाते थे ताकि टी प्लांटर्स को फायदा पहुंच सके। इन 6 पॉइंट में से कोई भी 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि 6 पॉइंट लिखे, आप 5 पॉइंट लिखे, आइडियली 5 और एटलीस्ट 4 पॉइंट फॉर अ 4 मार्कर। और पैटर्न आपका यही रखना है, पहले आप एक इंट्रो देंगे आपके क्वेश्चन के सब्जेक्ट के ऊपर, उसके बाद जो भी आपसे पूछा जा रहा उसकी एक हेडिंग लगाएंगे। जैसे इसमें टी प्लांटेशन का, टी प्लांटर्स के लाइफस्टाइल के बारे में पूछा जा रहा था, पिछले सवाल में हमने कॉलोनिज्म के बारे में पढ़ा, तो जस्ट हेडिंग लगा दो और फिर पॉइंटर्स लिखना शुरू कर दो। नाउ द 6 मार्कर्स, सबसे पहला जो 6 मार्कर है दैट इज एक्सप्लेन कैपिटलिज्म एज अ सोशल सिस्टम। इसमें बेसिकली कैपिटलिज्म के सारे फीचर्स, इसके सोशल इम्पैक्ट्स, ये सब आपको बताना है। तो कैपिटलिज्म क्या है वो मैंने इंट्रो में यहाँ पे बता दिया है कि इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड टू एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स। अगर आप चाहे तो प्राइवेटली ओन्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म वाज प्रमोटेड बाय कॉलोनिज्म, और उसी तरीके से कैपिटलिज्म ने कॉलोनियलिज्म को प्रमोट किया। ये दोनों एक दूसरे को प्रमोट किया करते थे, कॉम्प्लीमेंट किया करते थे। नाउ इसमें सबसे पहले हम फ्यूचर की बात करेंगे, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कोरिलेशन विद कॉलोनियलिज्म, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म ऑन सोसाइटी। फ्यूचर में बात करेंगे कि आखिर कैपिटलिज्म है क्या। तो इट इज़ अ सिस्टम जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस जो है वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, और जो प्रोड्यूस किया जाता है वो एक हवस के अंदर किया जाता है, और वो हवस क्या है, द डिज़ायर ऑफ प्रॉफिट्स, की हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इकट्ठा करना है। एक कैपिटलिस्ट मार्केट हमेशा डायनेमिक होता है, एवर चेंजिंग होता है, इसलिए आप देखते हैं कि किसी भी कैपिटलिस्ट मार्केट में लगातार इन्वेंशंस, इनोवेशंस वगैरह होते रहेंगे। नाउ हाउ इट इज़ रिलेटेड टू कॉलोनियलिज्म, क्योंकि कैपिटलिस्टिक मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए वो अनफेयर मीन्स का भी सहारा लेते हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम लोग क्यों ना कॉलोनीज बनाए, हम अपने गुलाम बनाए, ताकि हम वहाँ पे उनके मार्केट्स में अपने सामानों को बेच सके और वहाँ से सस्ते में रॉ मटेरियल ला सके। और जो उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया इंडिया जैसी कंट्री के साथ, जैसे ब्रिटिश के जो टेक्सटाइल मिल्स थे, इंडिया से चीप कॉटन एज ए रॉ मटेरियल लिया करते थे, और बदले में जो है भारी भरकम प्राइस पे फिनिश्ड गुड्स दिया करते थे, क्योंकि इंडिया इनकी कॉलोनी थी तो कुछ किया नहीं जा सकता था। सो हिंस कॉलोनियलिज्म एंड कैपिटलिज्म आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, जो कि हमारा है अब समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका, व्हाट वेर द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहली चीज़, कैपिटलिज्म पहले आया कॉलोनियलिज्म से, और 15वीं शताब्दी के आसपास इसकी शुरुआत होती है, और जैसे जैसे कैपिटलिस्टिक ग्रीड बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों ने कॉलोनीज बनानी शुरू की, एंड दैट एक्सटेंडेड फर्दर। द कॉलोनियल पावर लिवाइड अनजस्ट टैक्सेस एंड टैरिफ पॉलिसीज जस्ट टू बेनिफिट दियर इंडस्ट्रीज। आपने सुना ही होगा, हमारे वन शॉट्स अगर देखें तो पता होगा कि किस तरीके से पहले इंडिया के सामान यूरोप में बहुत जाया करते थे, तो ब्रिटेन में टैरिफ पॉलिसी बढ़ा दी गई ताकि इंडिया के सामानों को यूरोप में पहुँचने ही न दिया जाए, ब्रिटेन में खास करके। और फिर जब इंडिया के सामानों की डिमांड कम होती है, इंडिया का पूरा मार्केट तबाह हो गया, तब इंडिया में भी जो है वो अपने सामानों को एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं। सो इन दिस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी द इकोनॉमी, इन्होंने इकोनॉमी में इंटरफेयर किया। इससे पहले क्या होता था कि कैपिटलिस्टिक टाइम से पहले जो भी एम्पायर बिल्डिंग होती थी, जैसे कहीं पे किसी ने इन्वेड भी किया है, तो वहाँ पे इकोनॉमी में, सोशल लाइफ वगैरह में ज़्यादा इंटरफेयर कोई नहीं करता था। जैसी चीज़ें चल रही है वैसी चलने दो, टैक्स वगैरह जैसे चलता था वैसा चलने दो। हाँ, इसको अगर पॉजिटिवली अगर बदलना है तो बदलाव किए जाते थे, लेकिन अपने ज़ाती पर्सनल फ़ायदे के लिए कभी भी ऐसा नहीं किया गया। सो दैट वॉज यूनिक टू कैपिटलिज्म ओनली। ये चीज़ें हम कैपिटलिज्म में ही देखते हैं। सो दैट वॉज ऑल इन दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है कि MS राव करके एक सोशोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा है कि इंडिया में जो अर्बनाइजेशन है उसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, और मेजरली आप इनको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो वो 3 कैटेगरी क्या क्या है? एनालाइज द इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे मैंने इंट्रो डाल दिया है कि भाई इंडिया में जो अर्बन सेंटर्स हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस तेज़ी से बढ़े, और उससे भी तेज़ी से बढ़ते हैं आफ्टर 1991 जब इंडिया ग्लोबलाइज हो जाता है।
MSA राव के अकॉर्डिंग 3 तरीके से जो है हम इनका इम्पैक्ट देख सकते हैं। पहला, उन इलाकों में, उन गाँवों में जहाँ पे ज़्यादातर लोग भारत के शहरों में या बाहर काम करने जाते हैं, वहाँ से लोग रेमिटेंस भेजते थे, पैसा भेजते थे, तो उन गाँवों में जो है एजुकेशनल और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए। और वो गाँव ज़्यादातर गुजरात, पंजाब, साउथ इंडिया के आप देख सकते हैं, जहाँ से मेजरली माइग्रेशन हुआ टुवर्ड्स अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, और वहाँ से फिर रेमिटेंसेस आने शुरू हुए। तो इसका फ़ायदा ये था कि अब उन गाँवों को जो है स्टेट एड पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होती थी। हॉस्पिटल्स बनाने हैं तो गाँव के लोग बाहर जाके कमा ही रहे, उनके पैसे से हॉस्पिटल्स बन गए, एजुकेशनल संस्थाएं बन गई। सो दैट वाज द फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी, वेयर ऑफ दोज विलेजेस जहाँ पे इंडस्ट्रीज स्थापित की गई, मेजरली इन द ट्राइबल एरियाज, जैसे आप राउरकेला की बात करते हैं, जमशेदपुर वगैरह की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, ट्राइबल्स पहले से रह रहे थे, अब बाहर से माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत थी और ट्राइबल्स जो थे वो स्किल्ड थे नहीं। तो ये जो वर्कर्स बाहर से आए और वहाँ पे जो ऑलरेडी ट्राइबल्स रह रहे थे, इनके बीच अब टसल शुरू होती है कि भाई हम सुपीरियर है तो हम सुपीरियर हैं, तो इस तरीके से उन गाँव को अफेक्ट किया गया। तीसरी कैटेगरी बड़ी पैथेटिक कैटेगरी है। ये गाँव ऐसे गाँव है जो बड़े शहरों के नज़दीक पड़ गए। बड़े शहरों मतलब मेट्रोपोलिस, और मेट्रोपोलिस के एक्सपेंशन के साथ साथ या तो कुछ गांव टोटली एब्जॉर्ब हो गए, उनका निशान ही ख़त्म हो गया, या कुछ गांव जो है दे बिकेम द पार्ट ऑफ अर्बन एग्लोमरेशंस लाइक दिल्ली, NCR, ग्रेटर मुंबई, और उनके नाम अभी भी लोगों को पता है, बट दे आर द पार्ट ऑफ दैट अर्बन एग्लोमरेशन, वो उस सिटी के एक्सटेंशन का पार्ट बन गए। सो दीज आर हाउ दिस अर्बनाइजेशन इम्पैक्टेड विलेजेस, इम्पैक्टेड सोसाइटी ऑन अ लार्जर लेवल। तो ये MSA राव साहब यहाँ पे क्लियर करते हैं। That was all in this chapter. अब आगे बढ़ते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर, कल्चरल चेंज। टिल देन मेक श्योर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके से बोर्ड के बाद CUET में भी वी विल बी हेल्पिंग यू आउट विथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। तो दिस विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। कल्चरल चेंजेस में सबसे पहले 4 मार्कर देखते हैं। पहला जो 4 मार्कर है, अब ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्नाइजेशन। 4 मार्कर भी है, इसमें से 6 मार्कर भी आए। वेस्टर्नाइजेशन को डिफाइन करो और उसके कुछ फॉर्म्स बताइए। तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो दैट रेफर्स टू द चेंजेस जो कि इंडियन सोसाइटी में आए हैं बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियल कॉन्टैक्ट की वजह से, ब्रिटिश कॉन्टैक्ट की वजह से जो भी चेंजेस आए उनको हम वेस्टर्नाइजेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये बेसिकली 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है? प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन मतलब द डिफ्यूजन ऑफ वेस्टर्न आइडियोलॉजी। जब हम वेस्टर्न आइडियोलॉजी को अपनाते हैं, चाहे वो लिबरलिज्म हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, नेशनलिज्म हो, दैट इज़ बेसिकली द प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन। मतलब ये वेस्टर्नाइजेशन का जो है वो इंटरनल फॉर्म है, उनके वैल्यूज़ हैं। सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन जो होता है दैट इज़ व्हेन वी वेयर जब हमारे ऊपर ब्रिटिश पॉलिसीज़ इम्पोज हुई वेस्टर्न एजुकेशन के तौर पे, जब हमने वेस्टर्न सामानों को यूज़ करना शुरू किया, जब हमने वेस्टर्न ट्रांसपोर्टेशन आर्किटेक्चर को अडॉप्ट करना शुरू किया, तो ये जो सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन है इससे मासेज इम्पैक्ट होती हैं, क्योंकि इसको आप हर जगह पे देख सकते हैं। प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन से चुनिंदा लोग ही अफेक्ट होते हैं। अब बहुत सारे इंडियंस ऐसे होंगे जिनके घर जो है वो शीशे के बने हैं बिकॉज ऑफ वेस्टर्न आर्किटेक्चर, जो ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, मतलब जो वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ करते हैं, ट्राम और बस वगैरह, ये सब तो वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट ही है, सब इंडिया में तो था नहीं। लेकिन वो हो सकता है प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो ना करते हो, वो लिबरल ना हो, वो डेमोक्रेटिक ना हो, डिक्टेटरशिप पे मानते हो। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन, और इस तरीके से ये दोनों एग्जिस्ट करता है। शुरुआत हुई प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन से ही इन द 19th सेंचुरी, जब ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है इंडिया का, वो वेस्टर्न वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना शुरू करता धीरे धीरे, और उसी के तहत आप देखते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं इन द 19th सेंचुरी। और फिर सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन होता है, चूँकि हम ब्रिटेन से और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से इतना क्लोजली कनेक्ट हो चुके थे कि अब जो है धीरे धीरे हम उनके सामानों को, उनके तौर तरीके को, उनके फूड प्रैक्टिसेस को, उनके कपड़ों को अडॉप्ट कर रहे थे, एंड दैट इज़ द सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन इनकरेजेस इनइक्वालिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई संस्कृताइजेशन की जो पॉलिसी है वो समाज में इनइक्वालिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाती है, इसको एक्सप्लेन करो। ये 4 मार्कर में है, तो इंट्रो सबसे पहले देंगे। इट वॉज क्वाइंड बाय M.N. श्रीनिवास, ये जो टर्म है, और इसके अलावा एक और टर्म M.N. श्रीनिवास ने क्वाइन किया था, वो कौन सा टर्म है वो आपको बताना है इन द कॉमेंट बॉक्स। इसमें क्या होता है वो मैंने बता दिया कि भाई इसमें लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो अपर कास्ट की चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी भी सोशल मोबिलिटी, हमारा जो सोशल स्टेटस है वो अपग्रेड हो सके। नाउ कैसे संस्कृताइजेशन इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है? सबसे पहले संस्कृताइजेशन का प्रोसेस अगर आप अपनाते हैं तो आपके में कोई पोजिशनल चेंज नहीं आता है, आपके में कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आता, केवल पोजिशनल चेंज आएगा। अगर आपकी हायरार्की इंप्रूव भी हो गई तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन वही रहती है, आप तब भी गरीब थे अब भी गरीब हैं,
ठीक है, तो ये एक तरीके से इनइक्वालिटी को परपिचुएट करता है, कंटिन्यू करवाता है। दूसरा, इट प्रमोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपीरियोरिटी। जैसे ही आप अपर कास्ट की तरह बनना चाहते हैं तो आपने दिमाग में ये सोच लिया है कि दे आर सुपीरियर, तभी तो हमें उनकी तरह बनना है, तो इससे ये जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ये और ज़्यादा बढ़ता है, इंटेंसिफाई होता है। तीसरा, जैसे जैसे आप संस्कृताइज्ड होते जाते हैं वैसे वैसे महिलाएं जो है उस कम्युनिटी की और ज़्यादा सेक्लूडेड होती जाएंगी और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट की जाएंगी, क्योंकि इन द अपर कास्ट सोसाइटी महिलाओं की स्थिति एंशिएंट इंडिया में, मिडावल इंडिया में ख़राब ही रही है, क्योंकि अपर कास्ट कल्चर में ऐसा मानते थे कि महिलाएं जो है घरों के दहलीज में रहेंगी। लोअर कास्ट में कंपेरेटिवली अच्छी थी महिलाओं की सिचुएशन, क्योंकि लोअर कास्ट में क्या है, आपके पास सर्वाइवल का इशू है, तो महिलाओं को भी कमाना पड़ता था, पुरुषों को भी कमाना पड़ता था, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आज़ादी थी, बट अपर कास्ट में नहीं थी। तो दैट इज़ वाई व्हेन यू आर अपग्रेडिंग द स्टेटस, तो आप डॉरी सिस्टम और महिलाओं को दहलीजों में बांध के रखना ये सब शुरू कर देते हैं। इट ऑल्सो इरोड्स द दलित कल्चर। जैसे ही आपने अपर कास्ट की चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू किया तो आपने मान लिया कि अभी जो आप कर रहे थे वो ख़राब थे, और इस वजह से जो दलितों के काम है या लोअर कास्ट के काम है, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, इकोलॉजी की साफ सफाई, उसका मेंटेनेंस हो, इन सब को बहुत लुक डाउन अपॉन करके देखा जाता है, बहुत ही यूजलेस कामों में गिना जाने लगा। सो दैट वाज हाउ, क्योंकि आप अपनी चीज़ों में प्राइड तो फील कर नहीं रहे हैं एंड यू वांट कि हम लोग जो है अपर कास्ट की चीज़ों को करें। सो द मोमेंट यू हैव डिज़ायर टू बी लाइक अपर कास्ट, तो उसी समय आपने अपनी चीज़ों को इन्फीरियर और ख़राब और यूजलेस मान लिया। दैट इज़ वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ संस्कृताइजेशन। तीसरा सवाल, ये बहुत एक्चुअल में सोशियोलॉजिकल सवाल है कि डू यू थिंक वेस्टर्नाइजेशन इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई साहब क्या पश्चिमीकरण की वजह से जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। पहले तो अगेन पश्चिमीकरण का सवाल है तो उसका इंट्रो दे देंगे, और मुझे ऐसा लगता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि आई बिलीव वेस्टर्नाइजेशन हैज़ सर्टेनली काउज्ड द जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। कैसे किया है? सबसे पहला, जनरेशनल डिफरेंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए। क्योंकि हर आने वाली जो जनरेशन है वो पिछली जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। एवरी अपकमिंग जनरेशन इज़ फार मोर डिफरेंट दैन दियर प्रीसीडिंग जनरेशन। उनके जो टेस्ट्स हैं, उनके जो प्रेफरेंसेस हैं वो कम्प्लीटली अलग है, कंप्लीटली अलग हैं, और इससे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इमर्ज होते हैं, इससे जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जब कलेक्टिव एंटरटेनमेंट का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जैसे टीवी जब हम देखते थे तो टीवी में आपके दादाजी क्या देखना चाहते थे और आप क्या देखना चाहते थे, वो एक कॉन्फ्लिक्ट है। आपके दादाजी हो सकता है स्पिरिचुअल चीज़ें देखते हो, न्यूज़ वगैरह देखते हो, आप हो सकता है 9XM देखते हो, जूम, मस्ती, कार्टून वगैरह देखते हो। तो दैट इज़ हाउ द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैव चेंज्ड अ लॉट। आप खुद देखिए, अभी जो जेनजी है उससे मिलेनियल लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, तो ये तो फिर भी ज़्यादा जनरेशनल गैप नहीं है, इतना बदलाव आ चुका है आज के ज़माने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स द कल्चरल चेंजेस। ओवरऑल कॉलोनियल पीरियड में क्या क्या कल्चरल चेंजेस हुए उनको आपको यहाँ पे समराइज करके बता देना है। तो मैंने कह दिया कि भाई कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिले हैं विच अफेक्टेड आवर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, आवर बिलीफ सिस्टम, और यही तो कल्चरल चेंज है। हमारे इस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर में बदलाव आना ही कल्चरल चेंज है। और क्या क्या कल्चरल चेंजेस हुए, जैसे सबसे पहले हमने वेस्टर्न वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना शुरू किया, ह्यूमैनिज्म, लोग जो है इंडिविजुअल राइट्स की तरफ जाते हैं, तभी थोड़ा बहुत फेमिनिज्म आ पाया, तभी थोड़ा बहुत आप देखते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम हो पाता है। हमारी जो डाइटरी प्रैक्टिसेस है, हमारे फूड हैबिट्स, हमारा फूड का आइटम वो बदल गया, हमने कटलेट खाना शुरू कर दिया, ऑमलेट खाना शुरू कर दिया, डाइनिंग टेबल पे खाना शुरू कर दिया, ठीक है, हमारे बर्तन वगैरह बहुत वेस्टर्नाइज हो गए। आवर आर्किटेक्चर गॉट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड, हमने जो है ब्रिटिश स्टाइल के आर्किटेक्चर को अपनाना शुरू कर दिया। आवर एजुकेशन सिस्टम वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। हमारे अटायर में, हमारे कपड़े पहनने के तरीके में बदलाव आया। आज से 200 साल पहले कोई इंडियन पैंट नहीं पहनता था, जीन्स नहीं पहनता था, सारे लोग नॉर्मल धोती, कुर्ता और पैजामा, जो भी उनका ट्रेडिशनल पोशाक है वो पहनते थे। अभी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में सारे लोग यूनिफॉर्म कपड़ा पहनते हैं। आपको कपड़े के बेसिस पे डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा, जो कि 200 साल पहले मिलता। लोग एक डिस्टिंक्ट टाइप की धोती पहनते हैं, पाग पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, साफा पहनते हैं, ये सब उनके कल्चर को दिखाता था। अब साफा वगैरह तो लोगों ने पहनना ही छोड़ दिया है, एवरीथिंग हैज़ बिकम यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचुअल्स हैव ऑल्सो सेक्युलर डायमेंशंस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सेक्युलर गोल्स, कि भैया आज के ज़माने में जो रिचुअल्स हैं उनके सेक्युलर डायमेंशंस भी होते हैं एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दियर सेक्युलर गोल्स। गोल्स हो सकता है रिलीजियस ही हो, बट डायमेंशन सेक्युलर होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे रिचुअल मतलब शादी एक रिलीजियस पर्पस के लिए किया जाता है, तो गोल इज़ रिलीजियस, बट उसको करने का जो तरीका है वो काफ़ी सेक्युलर हो चुका है। कैसे हो चुका है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज के ज़माने में जो शादियाँ हैं, दे प्रोवाइड अस अपॉर्चुनिटी टू गैदर, टू सोशलाइज, तो वो वहाँ पे रिचुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है। अब कोई शादी में इसलिए नहीं जाता कि उसको रिवाज देखने हैं या अच्छे से शादी संपन्न करवानी है। लोग इसलिए जाते हैं ताकि वो अपने
शुभ चिंतकों से, अपने परिवार के लोगों से मिल सके। एंड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड पर्टिकुलरली द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड स्टेटस डायमेंशन ऑफ रिचुअल हैव बिकम इंक्रीजिंगली कॉन्स्पिक्यूअस। अब देखो शादियों में होता क्या है, लोग जितना ज़्यादा नोट उड़ाएं, लोग जितनी ज़्यादा गाड़ियों का काफिला लेके जाए, लोग जितने ज़्यादा वीआईपीज़ को बुलाए, तो उनसे उनकी और इज्जत बढ़ती है। तो शादी है तो एक रिलीजियस फंक्शन, है तो एक रिचुअलिस्टिक फंक्शन, लेकिन इसमें लोग अपने सेकुलर गोल को, सेकुलर मतलब नॉन रिलीजियस गोल को फुलफिल करते हैं। और वो गोल क्या है? उनका पॉलिटिकल स्टेटस, वीआईपी को बुला के, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, नोटें उड़ा के, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले जाके। सो दैट इज़ हाउ वी कैन से कि आज के ज़माने में इंडिया में जो रिचुअल्स है उन्होंने सेकुलर डायमेंशंस भी अख्तियार कर लिया है, एडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोलॉजिस्ट्स हैव ट्राइड टू डिफाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स मॉडर्नाइजेशन। देखो मॉडर्नाइजेशन की जो इनिशियल डेफिनेशन है वो ये थी कि इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। जब शुरुआत में ये वर्ड आया था तो उसका मतलब ये था कि हमारी टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव होती है, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव होता है तो हम मॉडर्नाइज हो गए। कॉन्टेक्स्ट था इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन का। फिर धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ी और जब ये वेस्टर्न कॉलोनिज्म पूरी दुनिया पे हावी हो गया तो उन्होंने इसको वापस से रीडिफाइन किया और कहा कि अब मॉडर्निटी का मतलब है लोग जो वेस्टर्न चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं वो मॉडर्न हो गए। बाद में फिर सोशियोलॉजी का दौर आता है और लोगों ने क्लैरिफाई किया नहीं, मॉडर्निटी ना तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और ना ही वेस्टर्न वैल्यू से रिलेटेड है, मॉडर्निटी के अपने एस्पेक्ट्स हैं। तो एज पर सोशियोलॉजिस्ट अगर कोई सोसाइटी मॉडर्नाइज होना चाहती है तो वहाँ पे सबसे पहले लोगों को रीजनल तरीके से सोचना बंद करना पड़ेगा, यूनिवर्सल तरीके से सोचना शुरू करना पड़ेगा। कैसे? जैसे हमारे लिए, मैं यूपी और बिहार से आता हूँ तो प्राइमरीली बिहार से, तो हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है क्योंकि ये सर्वाइवल की बात है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। तो मुझे अगर कहीं पे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, कहीं पे कुछ भी मैं एफर्ट दे सकता हूँ, तो मुझे रीजनल सोच छोड़ के यूनिवर्सल सोच के साथ क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट करना चाहिए। दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन, कि आप पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, आप अपने क्षेत्र के बारे में, अपने कुनबे के बारे में नहीं सोचते हैं। प्रेफरेंस ऑफ साइंस ओवर द इमोशंस एंड रिचुअल्स। एक समाज तब मॉडर्नाइज होगा जब लोग रिचुअल्स और इमोशंस के ऊपर साइंस को तरजीह देंगे, रैशनैलिटी को तरजीह देंगे। प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल ओवर द ग्रुप। ये इंडियन समाज के ऊपर लागू होता है कि जब आप ग्रुप में सोचना बंद कर देते हैं, आपने एक आदमी से मुलाकात की और आपको पता चला कि वो फलाने कास्ट का है, फलाने रिलीजन का है, तो आप उसको उसके ग्रुप से, यानी कि उसके कास्ट से, उसके रिलीजन से मत जज करिए, उसके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक से जज करिए। अगर वो अच्छा है तो किसी भी कास्ट का है तो वो अच्छा है। वर्क ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस नॉट द बर्ड्स। एक समाज तब मॉडर्नाइज होगा जहाँ पे लोगों की जो ऑक्यूपेशन है वो उसके बर्थ से नहीं बल्कि उसके चॉइस से डिसाइड हो पाएगी। एक समाज तभी मॉडर्न होगा जब वहाँ पे लोग रैशनल अप्रोच रखेंगे, ना कि एक ब्लाइंड फेथ। एक समाज तभी मॉडर्नाइज होगा जहाँ पे लोग फैटलिज्म नहीं, मास स्टडी को प्रेफरेंस देंगे, कि लोग अपने स्किल सेट को अपग्रेड करेंगे, ये मान के ना बैठ जाएंगे कि हमारे नसीब में तो यही लिखा हुआ है। सो दैट इज़ हाउ अ मॉडर्न सोसाइटी, दैट इज़ हाउ मॉडर्नाइजेशन एज अ फिनोमिनन इज डिस्क्राइब्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है, इसको मैंने डिकोड कर दिया है। यही जो है रुडोल्फ रुडोल्फ एंड रुडोल्फ जिसको कहते हैं, उन्होंने इसको बेसिकली डिफाइन किया था, जो आपके सोशियोलॉजी की किताब में भी मौजूद है। नाउ कमिंग टू द 6th मार्कर ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहला सवाल है डिफाइन संस्कृताइजेशन और क्यों इसको क्रिटिसाइज करा जाता है। अब इसमें इसके हर क्रिटिसिज्म को दिखाना है। तो सबसे पहले संस्कृताइजेशन को करेंगे डिफाइन, और हमने एम.एन. श्रीनिवास को अंडरलाइन कर दिया है। अब हम थोड़ा सा संस्कृताइजेशन के फीचर को भी इलैबोरेट करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो केवल निगेटिव इम्पैक्ट से तो काम चलेगा नहीं। तो थोड़ा सा हमने संस्कृताइजेशन के फीचर को बताया, एग्जाम्पल्स को बताया, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द क्रिटिसिज्म। फीचर्स में हमने बता दिया कि भाई क्या क्या चीज़ें होती है। लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट की चीज़ों को अपनाते हैं। द्विज कास्ट मतलब जहाँ पे उपनयन सेरेमनी होती है उनको अब द्विज कास्ट कहते हैं। सो दिस इज डन विद द एम्बिशन, और ये क्यों किया जाता है? ताकि लोग अपने सोशल स्टेटस को अपग्रेड कर सके। एंड समटाइम्स इट कैन टेक प्लेस आउटसाइड द हिंदू स्पेस टू। जैसे बहुत सारे पहाड़ी ट्राइब्स ने भी हिंदू सोसाइटी में आने के लिए खुद को संस्कृताइज किया, अपने कल्चर को जो है संस्कृताइज किया। एग्जाम्पल्स ऑफ संस्कृताइजेशन कैन बी कि लोअर कास्ट के लोगों ने वेजिटेरियनिज्म अपनाना शुरू कर दिया, सती सिस्टम अपनाना शुरू कर दिया, डाउरी सिस्टम अपनाना शुरू कर दिया, जो कि जनरली अपर कास्ट में ही प्रिवेल करता था। अब इसके काफ़ी सारे क्रिटिक है, काफ़ी सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। सबसे पहली चीज़ कि संस्कृताइजेशन करने से केवल और केवल पोजिशनल चेंज आते हैं, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आता है। जैसे आपकी हायरार्की तो इंप्रूव हो गई, बट आपका सोशल कंडीशन, आपका इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन वही है। आप तब भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं। ये जो है सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देता है, क्योंकि जैसे ही आप अपर कास्ट के चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं, उनकी चीज़ों को इमिटेट करने जाते हैं, वैसे ही आपने उनको सुपीरियर मान लिया। तीसरी चीज़, इट जस्टिफाइज इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। क्योंकि आप संस्कृताइज हो रहे हैं, दैट मीन्स यू फील कि आप अभी तक जो कर रहे थे वो पोल्यूटेड एक्टिविटी है और आपको थोड़ा सा प्योर एक्टिविटी करनी है। इसीलिए आपने वेजिटेरियनिज्म अपनाना शुरू कर दिया, इसीलिए आपने उपनयन सेरेमनी अपनानी शुरू कर दी। सो इट जस्टिफाइज द आइडिया ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी।
इट ऑल्सो प्रमोट सोशल इनइक्वालिटी फॉर वुमेन, जो कि हमने पीछे भी देखा था कि जैसे जैसे कोई समाज संस्कृताइज होगा वहाँ पे महिलाओं के ऊपर वैसे ही नकेल कसी जाएगी, क्योंकि अपर कास्ट में महिलाओं को कंट्रोल करके रखा जाता था। डिमीनिंग ऑफ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दलित कल्चर, अब चूंकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपर कास्ट की तरह बनना चाहते हैं, तो वो अपने एक्टिविटीज़ को घृणा करने लग जाते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है दे आर ऑफ नो यूज़ एंड दे बेसिकली लूज प्राइड इन दियर ओन एक्टिविटीज़। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। अब मुझे इसके प्रॉपर इम्पैक्ट्स बताने होंगे, तो सबसे पहले मैंने डिफाइन कर दिया वेस्टर्नाइजेशन को, उसके बाद मैं फॉर्म्स बताऊंगा इनके, फिर मैं बताऊंगा कि इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन कैसे फैला, फिर इसके आर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़े और इसके सोशल रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट पड़े। तो यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन के दोनों फॉर्म्स जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन शुरू कैसे हुआ। तो इट बिगेन विद इंटेलेक्चुअल्स ऑफ 19th सेंचुरी, जिसने सबसे पहले जो है वेस्टर्न वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, यानी कि जो सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन है वो इंडिया ने अडॉप्ट किया। हमने वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू किया, उनकी तरह खाना खाना शुरू किया। देन मैंने ये भी बताया कि एक समाज में ये पॉसिबल है कि एक परिवार एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट करे बट इंटरनल फॉर्म को इग्नोर कर दे, यानी कि वेस्टर्न वैल्यूज़ को इग्नोर करता हो लेकिन वेस्टर्न गैजेट्स यूज़ करता हो, वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हो, उसके घर जो है वो इटालियन आर्किटेक्चर के हो। उसी समय पे वहाँ पे हो सकता है कि महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त हो, वहाँ पे डॉरी सिस्टम हो, वहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा हो। सो दैट इज़ अ केस जब आप वेस्टर्न वैल्यूज़ को इग्नोर कर रहे हैं बट वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑन आर्ट। बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह जो है आफ्टर द कॉलोनियल पीरियड उनकी थीम बदल गई। जैसे अगर हम एक पेंटिंग का जिक्र देखते हैं, रवि वर्मा ने एक पेंटिंग बनाई थी केरला में एक परिवार की, और उसमें न्यूक्लियर फैमिली को दिखाया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। केरला में न्यूक्लियर फैमिली होती ही नहीं है, तो न्यूक्लियर फैमिली की पेंटिंग बनाना अपने आप में दिखाता है कि कैसे पेंटर्स ने भी अपने चित्रों में वेस्टर्न थीम को दिखाना शुरू किया। देन द इम्पैक्ट ऑन सोशल रिलेशनशिप, एक तो इम्पैक्ट यही हो जाएगा कि भाई इसने जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट कर दिया। दूसरा, समाज में हमने दो ट्रेंड देखे। यूजुअली लोअर कास्ट जो है वो संस्कृताइज होना चाहता था क्योंकि उनके लिए अपर कास्ट सुपीरियर है, और जो अपर कास्ट है वो वेस्टर्नाइज होना चाहते थे क्योंकि उनके लिए अंग्रेज सुपीरियर है। लेकिन एक एक्सेप्शन है थिया कम्युनिटी करके केरला में, जिन्होंने जो थे तो लोअर कास्ट के बट उन्होंने संस्कृताइज होने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सीधे वेस्टर्नाइज होने की ही कोशिश की और उन्होंने लगभग अपने पूरे लाइफस्टाइल को वेस्टर्न लाइन्स पे बदल दिया। सो दैट इज़ हाउ social relationship also got affected by the westernization. Now coming to the next question, what marked these 19th century social reform attempts was the modern context and mix of ideas. कि जो 19वीं शताब्दी के social reformers थे उनकी ख़ास बात ये थी कि उन्होंने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट और मिक्स ऑफ आइडियाज़ को प्रस्तुत किया। अब बताइए क्या है। सबसे पहले उस सोशल रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि भाई ये जो 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म्स हैं वो एजुकेटेड मिडिल क्लास रिफॉर्मर से शुरू हुए, जिनका नाम आप दे सकते हैं, कुछ नाम यहाँ पे है, राजा राम मोहन रॉय, MG रानाडे, कंडाकुरी वीरसेलिंगम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या आप बात करें सर सैयद अहमद खान की। अब बात करेंगे कि कैसे मिक्स ऑफ आइडियाज़ को प्रपोज किया गया। तो थोड़ा बहुत ये देख लेंगे कि रिफॉर्मर्स किन इश्यूज़ को बता रहे हैं, किन इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि अब केवल मिक्स ऑफ आइडियाज़ आप बताएं तो पूरा 6 मार्कर तो बनेगा नहीं, तो थोड़ा सा पेरिफेरल आप यहाँ पे लिखेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट कि कैसे मिक्स ऑफ आइडियाज़ को प्रपोज किया गया, मिक्स ऑफ आइडियाज़ होता क्या है वो भी देखेंगे, एंड देन वी विल कंक्लूड। सबसे पहले इश्यूज़ क्या क्या थे, महिलाएं और बेसिकली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेके इश्यूज़ थे। सती हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, विडो मैरिज हो गया, वुमेन एजुकेशन हो गया, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये सारे इश्यूज़ थे। आइडियाज़ मिक्स करके कैसे परोसे गए। जितने भी रिफॉर्मर्स थे उन्होंने 2 चीज़ों का प्राइमरली हवाला दिया। एक तरफ हवाला दिया वेस्टर्न सोसाइटी का, कि जैसे आप सती सिस्टम को देखते हैं तो सती सिस्टम इंडिया में ही प्रिवेल करता है, इस टाइप के ड्रैकोनियन और ब्रूटल जो प्रथाएं हैं वो बाहर नहीं है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, उन्होंने शास्त्रों को और इंडियन एंशियंट डॉक्ट्राइंस को भी रेफ़र किया कि आप सती सिस्टम के लिए, विडो रिमैरिज के लिए जो इतना उतावले रहते हैं, विडो रिमैरिज नहीं करने के लिए और सती सिस्टम को करने के लिए, तो जो आप इतना उतावले रहते हैं उसका हमें रेफरेंस कोई वेदों में या उपनिषदों में नहीं मिलता है, तो दे आर नॉट आवर एंशिएंट प्रैक्टिस, ये हमने शुरू कर दिया है। तो द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट एंड वेस्टर्न लिबरलिज्म, कि उस ज़माने में जो वेस्टर्न लिबरलिज्म चल रहा था उसके साथ उन्होंने इंडिया के ट्रेडिशनल लिटरेचर को मिक्स करके प्रस्तुत किया। जैसे राजा राम मोहन रॉय कहते हैं कि सती प्रथा ख़राब है ऑन द ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड एज वेल एज पर द हिंदू शास्त्र। हिंदू शास्त्र ने भी इस तरीके के सिस्टम को कभी वेरीफाई नहीं किया है, और अगर आप वेस्टर्न वैल्यूज़ को देखें तो वहाँ उसके अनुसार भी आप महिलाओं से उनके जीने का अधिकार कैसे छीन सकते हैं, दैट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमैनिटेरियन राइट्स। MG रानाडे ने भी शास्त्रिक सैंक्शन को रेफर किया कि विडो मैरिज का हमारे पास प्रावधान है शास्त्रों में। सर सैयद अहमद खान ने भी कहा कि हमें मॉडर्न एजुकेशन लेनी चाहिए
और हमें जो है इस्लाम में फ्री इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट करना चाहिए कि लोग जो है अपने हिसाब से चीज़ों को इंक्वायर करके रिसर्च करके सीख सकें। कंडा कुरीवीर सलिंगम आते हैं, उन्होंने फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया, वुमेन राइट्स को प्रमोट किया, कहा कि महिलाएं जो है रामायण के ज़माने में त्रेता युग में काफ़ी एजुकेटेड होती थी, उनके अपने अधिकार होते थे, दे यूज टू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी। तो उस ऑन दैट लाइन्स वी हैव टू डेवलप दिस थिंग एज वेल। कंक्लूजन ये हुआ कि डिबेट्स वगैरह होने लगे ओवर ट्रेडिशन, ओवर मॉडर्निटी, और अल्टीमेटली ये जो पूरा 19वीं शताब्दी का पीरियड है इसमें बहुत सारी क्वेश्चनिंग, रीइंटरप्रिटेशन हुआ, इंटेलेक्चुअल और सोशल ग्रोथ हुए, और काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कानून पारित हुए, महिलाओं के लिए एजुकेशन की शुरुआत होती है। पहला जो स्कूल खोला गया था महिलाओं के लिए वो कहाँ पे खोला गया था और किसने खोला था वो आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन। नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद द नेक्स्ट चैप्टर, चेंजेस इन डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। सबसे पहले इसके 4 मार्कर्स को देखेंगे। सबसे पहला 4 मार्कर है मेंशन द ट्रांसफॉर्मेशन दैट टुक प्लेस इन द रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंट्रो में लिख देंगे कि भैया बहुत सारे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं ग्रामीण स्तर पे अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें तो। इसमें आपके खास करके उन इलाकों में तो ये ज़्यादा विजिबल है जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर ने ऑलमोस्ट 180 डिग्री का शिफ्ट मारा है। सो व्हाट आर द चेंजेस? पहली चीज़, एग्रीकल्चरल लेबर का यूज़ और बढ़ गया, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद अब और इंटेंसिव फार्मिंग होने शुरू हो गई, बिकॉज लोगों ने और इनपुट लगाना शुरू कर दिया, मशीनों को लगाना शुरू कर दिया, कैपिटल्स को लगाना शुरू कर दिया, एंड फॉर दैट यू नीड मोर लेबर्स। दूसरी चीज़, अब जब लेबर की अहमियत बढ़ती जा रही थी लेकिन आप उनको कंट्रोल करना चाहते थे, यू डिड नॉट वांट टू लूज देम, तो आपने उनको कैश में पेमेंट देना शुरू कर दिया। ये रूरल इंडिया में पहले बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था। देन कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है वो राइज पे जाता है, क्योंकि लोगों ने देखा कि भाई पैसा जो है वो नॉन फूड ग्रेन्स में है, तो उन्होंने उसको उगाना शुरू कर दिया। लूजनिंग ऑफ ट्रेडिशनल बॉन्ड्स एंड हेरिडिटरी रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब होता है कि पहले लैंड ओनर्स और जो लेबर्स थे एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। लेबर हमेशा उसी ज़मींदार के यहाँ काम करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़मींदार से मदद मांगेगा। अब ज़मींदारों ने कहा कि भाई हमें तो सीजनल रिक्वायरमेंट होती है, तो इतने सारे लेबर्स को बैठा के खिलाना क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है फ्री हो चुके हैं, तो एक तरीके से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइज ऑफ फ्री लेबर्स। देन ट्रांजिशन टू द कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर, क्योंकि अब जो लैंड ओनर्स थे वो एग्रीकल्चर प्राइमरली अपने प्रॉफिट के लिए करते थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को करना शुरू किया। लेबर की संख्या कभी बढ़ा दी जाती थी, कभी घटा दी जाती थी। अगर ऐसा लगता था कि कॉस्ट कम हो सकता है तो मशीनें ज़्यादा इंप्लीमेंट कर देते थे। सो दैट वॉज हाउ इट गॉट शिफ्टेड टू द कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर। देन लैंड सीलिंग एक्ट जो आया था विद द लैंड रिफॉर्म्स, उसके आपसे लूप होल्स पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले चूंकि लैंड रिफॉर्म का पार्ट था तो हम उसका एक इंट्रो डाल देंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द लूप होल्स। लूप होल्स में बेसिकली बात करेंगे कि कैसे जो कुछ अमीर फार्मर्स थे उन्होंने जानबूझ के अपनी महिलाओं को डिवोर्स दे दिया, हालांकि रहते उन्हीं के साथ थे, लेकिन डिवोर्स इसलिए दिया, और उसको अगले पॉइंट में बताएंगे, क्योंकि स्टेट ने जो है, सरकार ने अलाउ किया हुआ था कि अगर किसी विधवा, किसी अनमैरिड या किसी डिवोर्स्ड तलाकशुदा महिला के पास कोई ज़मीन है तो उसे हम नहीं लेंगे, उस पर सीलिंग लिमिट नहीं लगाई जा सकती है, उसे अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है। तो ज़मींदार ट्रांसफर्ड द लैंड्स टू देयर वाइफ्स, एंड उसके बाद उनको डिवोर्स कर दिया। उन्होंने इसके साथ ही अपने नौकरों के नामों पर भी ज़मीनें करनी शुरू की, और अल्टीमेटली चाहे आप अपने नौकरों के नाम पे करें, आप अपनी वाइफ्स के नाम पे करें, कंट्रोल जो है ज़मींदारों के हाथ में ही रहता था। सो ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स कैन बी टर्म्ड एज बेनामी ट्रांसफ़र, कि इसमें ट्रांजेक्शन तो हो रहा है, ज़मीनों का ट्रांसफ़र तो हो रहा है, बट बेनिफिशियरी वही है, ज़मींदार ही बेनिफिशियरी है, उसके कंट्रोल में ही सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन द एरियाज वेयर एग्रीकल्चर बिकेम कमर्शलाइज्ड। उन इलाकों में क्या बदलाव आया जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है काफ़ी कमर्शलाइज्ड हो गया। सबसे पहले बात करेंगे कमर्शलाइजेशन की, तो कमर्शलाइजेशन कॉलोनियल दौर में भी काफ़ी प्रमोट किया गया, और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी सरकार ने समय समय पे इसको इनकरेज किया है विथ डिफरेंट पॉलिसीज़। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़े, जब आप कमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं, कैश का चलन होता है, तो बैंकिंग अपने आप डेवलप होगी। जब आप कमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं तो आपको एक सप्लाई चेन बनाना पड़ता है, गांव से सामान जो है मंडी तक, शहरों तक, पोर्ट्स तक पहुंचाने पड़ते हैं, तो फॉर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर वेर डेवलप्ड। उसके बाद रूरल इंडिया गॉट कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बिकॉज ऑफ ट्रेड। कैश का चलन शुरू हुआ रूरल इंडिया में। दीज पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट इज बेसिकली कनेक्टेड, बट चूंकि मुझे पॉइंट्स बढ़ाने थे तो मैंने इन दोनों को स्प्लिट कर दिया है। देन इट ऑल्सो लेड टू द चेंज इन रूरल सोशल स्ट्रक्चर। जो हमने पीछे देखा था कि पहले जो लेबर्स होते थे उनके पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी कि भाई फलाने ज़मींदार के यहाँ हमें काम मिलेगा ही मिलेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से बदल गया। ज़मींदारों ने सीजनली लेबर्स को रिक्रूट करना शुरू किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन 2 लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कि अंग्रेजी दौर में इम्प्लीमेंट करे गए थे। सो ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड सेवरल लैंड सेटलमेंट्स। इसमें 2 सेटलमेंट्स का यहाँ पे हम लोग जिक्र करेंगे, परमानेंट और रैयतवारी सेटलमेंट। इसके सारे फीचर्स आपको बताने हैं।
परमानेंट सेटलमेंट में सबसे पहले आपको बताना है कि हु इम्प्लीमेंटेड दैट, आप इन्हें अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ऑलवेज अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट नेम्स एंड द इंपॉर्टेंट डेट्स, और रीजंस अगर कहीं पे मेंशन है तो उसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। इसको जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं बिकॉज जमींदार्स वेयर वर्किंग एज एन इंटरमीडियरी। इसे जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं बिकॉज जमींदार्स वेयर वर्किंग एज द इंटरमीडियरी। जमींदारों को ओनरशिप दी गई, उनको कंट्रोल दिया गया, कहा गया कि आप तब तक ज़मीनों से नहीं फारिग किए जाएंगे, नहीं हटाए जाएंगे जब तक आप पेमेंट करते रहते हैं। तो उसके बाद आता है रेतवाड़ी सेटलमेंट। रेतवाड़ी सेटलमेंट केम इन 1820, बॉम्बे और मद्रास के रीजन में लगाया गया था। इसके बाद लगाया जाता है, इसके कमियों को दूर करके कोशिश की जाती है कि इसमें इंटरमीडियरीज ना रखें। तो कहा कि हम एक्चुअल कल्टीवेटर से ही टैक्स कलेक्ट करेंगे, और चूंकि कल्टीवेटर्स को कहते थे रैयत इन द पोर्शन टर्म, तो ये कहलाया रेतवाड़ी सेटलमेंट। सो दैट इज बेसिकली दीज टू सेटलमेंट्स आर। ज़रूरी नहीं कि इसमें आप 4-5 पॉइंट लिखे, आप इसमें 3-4 पॉइंट और इसमें भी 3-4 पॉइंट लिख के सीमित कर सकते हैं बिकॉज दैट इज अ 4 मार्कर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर्स सुसाइड के क्या क्या रीजंस हैं वो आपको बताना है। इंट्रो के तौर पे मैंने बता दिया कि भाई फार्मर्स जो हैं बिकॉज ऑफ एग्रीरियन डिस्ट्रेस, बिकॉज ऑफ एग्रीरियन कंसर्न्स लगातार सुसाइड कर रहे हैं एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दैट। तो अब उसको देख लेते हैं। तो मेजर रीजन में सबसे पहला जो रीजन है दैट वाज अ चेंज्ड पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद दबा के लोगों को टेनेंट्स से हटाया गया। इससे बहुत सारे लोग जो है वो लैंडलेस हो चुके थे एंड या तो उनके पास बहुत कम ज़मीनें बच गई थी। सो दे बिकेम द मार्जिनल फार्मर्स एंड उसके बाद उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो एक रीज़न ये है। दूसरा, जब ये लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आती है, इससे जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको बाहर के कॉरपोरेट से कॉम्पिटिशन मिलने लगा, तो वो कम्पीट नहीं कर पाते थे, प्रॉफिट नहीं बना पाते थे। दैट वॉज वन ऑफ द रीज़न। उसके बाद हाई कॉस्ट इनपुट्स। अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर इतनी ज़्यादा इनऑर्गेनिक हो चुकी थी, इसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स लगाए जाते थे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड के तौर पे, और वो काफ़ी महंगे होते थे, बट उसके बगैर आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर नहीं सकते। तो ये हाई कॉस्ट इनपुट्स भी किसानों को मजबूर करते थे कि वो डेट लें एंड दीज ऑल्सो बिकेम द रीजंस बिहाइंड फार्मर सुसाइड। देन स्टेट ने भी बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट अपनी सब्सिडीज़ कम करनी शुरू की। पहले फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स में स्टेट सब्सिडी दिया करते थे। जब कॉर्पोरेट्स आते हैं 1991 के बाद, उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों ये सब्सिडीज़ देते हैं, ये तो हम जो है अच्छे प्रॉफिट पे बेच सकते हैं, आपको टैक्स दे सकते हैं। तो सरकार ने भी अपने इन्वॉल्वमेंट को कम कर लिया। एंड देन नेचुरल डिजास्टर। कुछ रीजंस ऐसे हैं जहाँ पे सूखा पड़ता ही पड़ता है, कई बार अकाल पड़ते हैं, कई बार बाढ़ की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती है। तो ये भी एक बहुत अहम रीज़न है बिहाइंड द फार्मर सुसाइड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी लेटेस्ट सैम्पल पेपर में पूछा गया है। इन्यूमरेट द इंडिकेटर्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि भाई एग्रीकल्चर के ग्लोबलाइजेशन को आप किन तरीकों से देखते हैं, किन इंडिकेटर से हम इन्हें समझ सकते हैं। तो हमने कहा है कि 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ऑलवेज अंडरलाइन द डेट्स। इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड से कनेक्टेड हो गया, और इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। जैसे बाहर की जो एमएनसीज है वो आई और उन्होंने ग्रामीण एग्रीकल्चर में इंटरवेन करना शुरू किया। पेप्सी, कोका कोला का आप एग्जांपल दे सकते हैं, नेस्ले का एग्जांपल दे सकते हैं, और इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू होती है। तो अंडरलाइन दिस। लोगों ने कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया। पहले जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर करते थे अपने सस्टेनेंस के लिए, उगाया और खुद कंज्यूम किया। अब उन्होंने प्रॉफिट कमाने के लिए एग्रीकल्चर करना शुरू किया। गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ कम हो जाती है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि बाहर से जो कॉर्पोरेट्स आ रहे थे उनका मानना था कि भाई अगर आप सब्सिडीज़ देंगे तो हम फिर पैसा कैसे कमाएंगे, ये सामान हम भी बेचते हैं, तो आप इन पर सब्सिडीज़ देना बंद करो और हमें इन सामानों को बेचने दो, हम प्रॉफिट कमाएंगे और बदले में आपको दबा के टैक्स देंगे। इंडियन एग्रीकल्चर ऑल्सो गॉट कनेक्टेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर गाइडलाइंस बिकॉज ऑफ 1991 रिफॉर्म्स। तो इससे भी काफ़ी सारे प्रभाव पड़ते हैं। दीज ऑल वेयर द 4 मार्कर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, 6 मार्कर्स को देखते हैं। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट 6 मार्कर है, व्हाट वेयर द मेजर लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें लैंड रिफॉर्म का एक छोटा सा इंट्रो दे देंगे, उसके बाद इसमें कहना क्या क्या है। सबसे पहले तो लैंड रिफॉर्म के पीछे के रीजंस आपको बताने हैं। फिर आपको बताना है लैंड रिफॉर्म के फीचर्स, और उसके बाद लैंड रिफॉर्म के तहत जो 3 चीज़ें की गई, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, टीनेंसी रिफॉर्म्स एंड लैंड सीलिंग, इन तीनों को आप एक्सप्लेन करेंगे विद दियर ड्रॉबैक्स। तो कमिंग टू द रीजंस, क्यों लगाया गया लैंड रिफॉर्म। प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो थी, हमें बाहर से जो है फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ते थे, बहुत बड़ी तादाद जो है वो गुर्बत का शिकार थी, गरीबी का शिकार थी, इकोनॉमिक इक्वालिटी हमारे समाज में नहीं थी, तो उसको इंश्योर करना था। अब लैंड रिफॉर्म के तहत क्या क्या किया गया। इट वाज इनिशिएटेड इन 1950s, बहुत सारे एक्ट्स पारित किए गए।
मेजरली 3 चीज़ें करी जाती है। ज़मींदारी को एबॉलिश किया गया, टेनेंसी रिफॉर्म्स लगाए गए और लैंड सीलिंग के एक्ट्स पारित किए जाते हैं। इन तीनों के फीचर्स आपको बताने हैं। सबसे पहले ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट आता है 1951। उसमें इंटरमीडिएटरीज जो थे, ज़मींदार जो थे, उनको हटाने की बात की गई। कहा गया कि उनकी ज़मीनें छीन के हम जो गरीब लोग हैं SC/STs कम्युनिटी के उनको देंगे। बट इसमें जो है केवल जो बहुत बड़े ज़मींदार थे उनको ही हटाया गया। सो दैट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक। और बहुत सारे स्टेट में इसको सही से इंप्लीमेंट किया भी नहीं गया। सो जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल को अगर छोड़ दें तो बहुत सारे स्टेट ने यूनिफॉर्मली इस ज़मींदारी के एबॉलिशन के एक्ट को पारित नहीं किया अपने यहाँ पे। देन द टीनेंसी रिफॉर्म, इसका पर्पस ये था कि जो टीनेंट्स इतने सालों से ज़मींदारों के यहाँ काम कर रहे थे और इतना भारी भरकम रेंट पे करते थे 50 से 75% का, ये रेंट कम किया जाए और अगर हो सके तो उन टीनेंट्स को ओनरशिप दी जाए। सो एक फेयर रेंट तय किया गया 20 से 25% का, और कोशिश ये की गई कि हम जो है टीनेंट्स को ओनरशिप देंगे, लैंड राइट्स देंगे। हालांकि ओनरशिप भी बहुत कम स्टेट्स में मिलती है, वेस्ट बंगाल और केरला वगैरह, चूंकि ये कम्युनिस्ट स्टेट थे तो वहाँ पे मिल पाया। दैट इज़ द टीनेंसी रिफॉर्म। उसके बाद लैंड सीलिंग एक्ट, ये लगाया गया सबसे आखिरी फेज़ में लैंड रिफॉर्म के 1961-62 के आसपास। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है इन्होंने इस एक्ट को पारित कर दिया था। बट इस एक्ट में कुछ लूप होल्स थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि भाई किस तरीके से उनको यूटिलाइज करके लैंडलॉर्ड्स ने अपनी ज़मीनों को बचाए रखा। सीलिंग एक्ट में क्या किया जाता था, एक अपर लिमिट लगा दी जाती थी कि जैसे हमारे पास 500 एकड़ ज़मीन है, सरकार ने एक अपर लिमिट लगा दी कि आप 200 एकड़ से ज़्यादा होल्ड कर ही नहीं सकते। तो बाकी जो बचा 300 एकड़ है हमारे 500 एकड़ में, वो सरकार ले लेगी एंड इट वॉज destined to be distributed among SCs and STs। तो इस तरीके से लैंड सीलिंग एक्ट काम करता है। दैट वॉज ऑल अबाउट द लैंड रिफॉर्म। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट वेर द सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक छोटा सा इंट्रो देंगे, उसके बाद बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के डिफरेंट एस्पेक्ट की। यहाँ पे द टाइटल शुड बी ग्रीन रिवॉल्यूशन। सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हुई वो देखेंगे, देन हाउ इट वाज इम्प्लीमेंटेड। और चूंकि हमें सोशल कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं तो केवल कॉन्सिक्वेंसेज बताने से तो पूरा आंसर नहीं बनता एक 6 मार्कर का, इसलिए हमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा बतानी पड़ रही है। दैट्स हाउ यू क्रिएट अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अगर कई बार एक्चुअल कंटेंट नहीं होता है तो पेरिफेरल चीज़ें लिख दो। इसमें आप पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज बताएंगे और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज बताएंगे। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें HYV सीड्स को इम्प्लीमेंट करा गया, एग्रीकल्चर को मिशनाइज करा जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का चलन शुरू हुआ, इरिगेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। नाउ हाउ इट वाज इम्प्लीमेंटेड, 2 फेज़ में इम्प्लीमेंट करा गया। 1960s में पहला फेज़ आया। MS स्वामीनाथन इसके फादर माने जाते हैं। शुरुआत में इसको उन्हीं एरियाज़ में लगाया जाता है जहाँ पे इरिगेशन इंश्योर्ड था, मतलब प्रॉपर फैसिलिटीज़ डेवलप्ड थी ऑलरेडी वहाँ पे इरिगेशन की। सो इन द फर्स्ट फेज इज टारगेटेड मेनली द राइस ग्रोइंग और वीट ग्रोइंग एरियाज, और ये हमें पंजाब, वेस्ट यूपी, कोस्टल आंध्रा और तमिलनाडु के कुछ रीजन्स में देखने को मिलता है। फिर जो सेकंड वेव आता है 1980s में, उसमें नॉन फूड क्रॉप्स और बाकी बचे जो स्टेट्स हैं वहाँ भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, बट दैट डिड नॉट वर्क एट ऑल। तो इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट में इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जब हमने HYV सीड्स इंप्लीमेंट करा, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बढ़ जाता है। मतलब पर एकड़ हमारी प्रोडक्टिविटी और पर एकड़ मतलब इस ज़मीन की पहले जो उर्वरक क्षमता थी, पोटेंशियल था, वो और इंक्रीज़ हो गया क्योंकि आर्टिफिशियल टेक्निक हम यूज़ कर रहे थे, और ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। हमारा इरीगेशन सिस्टम काफ़ी इंप्रूव हो गया, लेबर्स को पैसा मिलने लग गया, तो उसमें इंक्रीमेंट हम देखते हैं। बट देर आर सम नेगेटिव इम्पैक्ट एज वेल। सबसे पहली चीज़, चूँकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो इनपुट्स हैं, चाहे आप HYV सीड्स की बात करें, मशीनाइजेशन की बात करें, वो बड़े किसान ही अफोर्ड कर सकते थे, तो इट बेनिफिटेड ओनली द लार्ज फार्मर्स। इसमें जो जैसे पंजाब में ही अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो वहाँ पे जो छोटे किसान हैं, जिनके पास कम ज़मीनें हैं, जिनके पास कम कैपिटल है, दे डिड नॉट गेट बेनिफिट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एट ऑल। इससे इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई ग्रामीण सोसाइटी में, और रीजनल इनइक्वालिटी भी बढ़ गई। पंजाब और बिहार के किसान में अब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। सो इट लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीनेंट्स को डिस्प्लेस कर दिया ज़मींदारों ने, क्योंकि उनको लगा कि हमारे पास जितनी भी ज़मीनें हैं वो हमारे ही कंट्रोल में होनी चाहिए, बिकॉज टीनेंट के पास जो ज़मीन है वो अंडर यूटिलाइज जा रही है। ही कैन नॉट इंप्लीमेंट द ग्रीन रिवॉल्यूशन देयर, क्योंकि उसमें पैसा लगता है। बहुत सारे जो सर्विस कास्ट ग्रुप्स हैं वो अपने जॉब से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि अब उनके कामों को करने के लिए मशीनें आ गई थी। मार्जिनल फार्मर्स, छोटे मोटे लेबर्स, ये सब जो है चूँकि काम अब था नहीं, दे वर डिस्प्लेस्ड आउट ऑफ देयर फील्ड्स ज़मींदारों के द्वारा, तो उनको शहरों में माइग्रेट करना पड़ता है। अल्टीमेटली चूँकि इसमें काफ़ी सारे केमिकल चीज़ें यूज़ की जा रही थी, तो इट ऑल्सो अफेक्टेड द इकोलॉजी। तो ये आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। Now coming to the next question, explain contract farming and also highlights its advantages and disadvantages. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत ग्लोबलाइजेशन के बाद होती है, तो उसको हमने इंट्रो में यहाँ पे लिख दिया है। इसके अपने बेनिफिट्स और इसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फीचर्स बताएंगे, वी विल एक्सप्लेन। उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस को बताएंगे।
फीचर्स में हमने बताया कि भाई ये कहाँ कहाँ पे पॉपुलर था, किस तरीके से यहाँ पे एमएनसीज आती है, किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कंपनी कहती है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट में जिस प्राइस पे हमने तय किया है उस प्राइस पे आपके प्रोडक्ट को खरीदा ही जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो इससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, जैसे जो किसान है छोटे मोटे उनमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई, जो रूरल इंडिया है दैट गॉट कनेक्टेड टू द ग्लोबल सप्लाई चेन, क्योंकि ये सारे सामान जो है बड़ी कंपनियों के हुआ करते थे। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है। सबसे पहली चीज़, जब किसान ज़्यादातर कॉरपोरेट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, सो दे बिकेम डिपेंडेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फॉर दियर लाइवलीहुड। और चूंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ज़्यादातर नॉन फूड क्रॉप्स उगाए जाते थे, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, जूट हो गया, तो इसीलिए एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो ज़्यादातर अब नॉन फूड क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता था और फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम हो जाता धीरे धीरे। तीसरी चीज़, इंडिजिनस नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर वॉज इरेलीवेंट क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसमें एमएनसीज कहती थी कि हम आपको एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करवाएंगे और आप उनके अकॉर्डिंग ही खेती करेंगे। तो ये जो किसान है जिनके अंदर जनरेशनल नॉलेज है खेती की, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। एंड अल्टीमेटली इट वॉज ऑल्सो इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल, क्योंकि एक ही ज़मीन पर आप बराबर अगर नॉन फूड क्रॉप्स ही उगाएंगे तो उसकी जो फूड क्रॉप उगाने की क्षमता है वो कमज़ोर पड़ जाती है, और अल्टीमेटली फूड क्रॉप अगर आपके समाज में नहीं रहेगा तो आप खाएंगे क्या। So that was all in this chapter. Now we are moving to the next chapter, changes and development in industrial society. I hope कि इस chapter में आपको कोई doubt नहीं है. If there is any doubt, kindly refer to our marathon video. Now coming to the 4 markers. सबसे पहला जो 4 मार्कर है इसमें होम बेस्ड इंडस्ट्री पे एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना है। तो हम बताएंगे कि होम बेस्ड इंडस्ट्री होता क्या है। तो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी। थोड़ा सा बड़ाई कर दो, जब इंट्रो में कुछ भी ना बने ना तो इसको एलैबोरेट करके या उसकी बड़ाई कर दो। अब इसमें क्या क्या आता है, होम बेस्ड इंडस्ट्री में किन किन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अगरबत्ती हो गया, बीड़ी हो गया, कारपेट्स हो गया, जारी और ब्रोकेड हो गए जो सिल्क के होते हैं, फिर लेस हो गया, लाख के बनी हुई चूड़ियाँ या प्रोडक्ट वगैरह। एंड दिस वर्क इज़ मेनली डन बाय वुमेन एंड द चिल्ड्रन। अब किस तरीके से ये चीज़ें प्रोड्यूस होती है, तो थोड़ा सा हम उसका एग्जाम्पल दे देते हैं कि इसमें होता क्या है कि चूंकि इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है तो बच्चियां और महिलाएं जो है वो पार्ट टाइम में इसको किया करती है। एजेंट जैसे अब बीड़ी इंडस्ट्री है तो एजेंट जो है आके बीड़ी बनाने का सारा रॉ मटेरियल इनको देंगे और फिर ये बीड़ी बनाएंगी और पर पीस के हिसाब से इनको पैसे मिलते हैं। बीड़ी बना के वापस ये उन एजेंट को दे देगी और एजेंट जो है वापस से मैन्युफैक्चरर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं। सो दैट इज़ हाउ दिस होम बेस्ड इंडस्ट्री वर्क। चूँकि ये 4 मार्कर था तो ज़्यादा नहीं इलेबोरेट किया। अगर ये 6 मार्कर होता तो प्रॉपर बीड़ी इंडस्ट्री का एक केस स्टडी हम लोग बना के देते कि किस तरीके से बीड़ी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंटेशन होता है। एंड फॉर दैट यू नीड टू चेक आउट आवर मैराथन एंड द नोट्स। दूसरा सवाल, अंडर द इंडस्ट्रियल सिस्टम हाउ कैन प्रोडक्शन बी इंक्रीज्ड। कैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं औद्योगिक प्रोडक्शन में। तो इंडस्ट्रियल वर्क कैन बी कैरीड आउट इन डिफरेंट वेज और इसमें अलग अलग तरीके होते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के। मैनेजर का एक बहुत क्रूशियल रोल होता है उस पूरे चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में। सबसे पहली चीज़, या तो आप वर्कर्स के वर्किंग आवर को एक्सटेंड करके प्रोडक्शन बढ़ाइए, या तो आप मशीनाइजेशन करके प्रोडक्शन बढ़ाइए, या आप अपने छोटे मोटे कामों को आउटसोर्स करके भी मेन काम अपने पास रख के प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं कि आपका जो एनर्जी है, आपका जो मैन पावर है वो केवल उन कामों में जाए जो आपके बगैर ना हो सकता है और बाकी सारे कामों को आप डेलीगेट या आउटसोर्स कर दें। चौथी चीज़ काफ़ी कारगर होती है कि आप अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ाइए, क्योंकि वर्किंग आवर बढ़ाना, मशीनाइजेशन बढ़ाना ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बैरियर्स के आगे आ जाता है या सोशल बैरियर्स के आगे आ जाता है। बट अगर आपने एफिशिएंसी बढ़ा दी तो आपका जो प्रोडक्शन है वो अल्टीमेटली बढ़ेगा एंड दैट्स वेयर द मैनेजमेंट कम्स इनटू द पिक्चर। तो इसको हमने असेंबली लाइन मेथड्स और जो हेनरी फोर्ड का मेथड असेंबली लाइन और जो टेलरिस्ट प्रिंसिपल है उसमें देखा था हाउ दिस एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज जॉब रिक्रूटमेंट टेक प्लेस थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखो, जॉब रिक्रूटमेंट के बहुत सारे साधन हैं इंडिया में, एक साधन उसमें से कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम भी है और आपको ये बताना है कि कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम में किस तरीके से रिक्रूटमेंट होते थे। कॉन्ट्रैक्टर सेक्टर में रिक्रूटमेंट होते कहाँ पे पहले वो देख लो। शुरुआत हुई टेक्सटाइल मिलों से, फिर जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स, ईंट के भट्टे, इन सब जगहों पे कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम में के जरिए रिक्रूटमेंट होने लगे। इसमें होता क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो वहीं पे काम कर रहा होता है ऑलरेडी। जैसे अगर टेक्सटाइल मिल है तो वहीं पे काम कर रहा हुआ कोई वर्कर होगा, उसको मालिक ने कहा कि भाई हमें 20-25 लोग चाहिए, तो वो अपने इलाके से, अपने कम्युनिटी से, अपने रीजन से उन लोगों को भर के लाएगा। सो दीज कॉन्ट्रैक्टर्स देमसेल्व्स वेयर वर्कर्स एंड दे केम फ्रॉम द सेम रीजन्स एंड कम्युनिटीज एज द वर्कर्स, और वो अपने रीजन से ही, अपने कम्युनिटी से ही जनरली वर्कर्स को उठाते हैं। सो दैट इज़ हाउ द कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम वर्क। और लास्ट पॉइंट में मैंने ये मेंशन किया कि दीज मिस्त्री, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जो वर्कर्स को रिक्रूट करते थे, इनको मिस्त्री या जॉबर्स भी कहा जाता था।
ये जो है ना वर्कर्स पे कम्युनिटी रिलेटेड प्रेशर भी डालते थे। इसका क्या मतलब है? अपने कम्युनिटी के लोगों को फेवर करना और बाकी कम्युनिटी के लोगों को, दूसरी कास्ट या रिलीजन के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना, प्रेशराइज करना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी रिसेंटली पूछा गया है PYQ में 2024 में आई थिंक। डिस्पाइट द इंक्रीजिंग साइज ऑफ सर्विसेज सेक्टर, इंडिया इज स्टिल लार्जली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया क्यों अभी भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जबकि हमारा सर्विस सेक्टर तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है? तो इसके पीछे आपको इंट्रो बताना है सबसे पहले कि इंडिया के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो आज भी ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड है, उसके बाद सर्विस और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिस्पेक्टिवली आता है। वाई दिस इज सो? सबसे पहली चीज़, अभी भी इंडिया में 68% लोग गाँव में रहते हैं डिस्पाइट द क्रेज फॉर अर्बनाइजेशन। स्टिल 68% ऑफ इंडियंस लिव इन द रूरल इंडिया, और वहाँ पे एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इसके अलावा चूंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ है वो बहुत धीमी रही, इस वजह से एग्रीकल्चर में ही लोग ओवर एम्प्लॉयड हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयड है। और जब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, इवन तो इट इज़ ग्रोइंग, बट इसमें काम करने के लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए जिसकी तादाद इंडिया में काफ़ी कम है। दैट इज़ वाई वी सी देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि अभी भी एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हमें देखने को मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द चेंजेस दैट हैव इमर्ज्ड इन इंडियन इंडस्ट्री आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। LPG के बाद इंडियन इंडस्ट्री किस तरीके से बदली है? सबसे पहले हमने LPG का इंट्रो दे दिया कि सिंस 1990s इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड LPG रिफॉर्म्स, और इसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब उन बदलावों को देखेंगे। MNCs आती है वो देखेंगे, मर्जर्स और एक्विजिशंस होते हैं वो देखेंगे, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्ट करना शुरू किया वो देखेंगे, आउटसोर्सिंग बढ़ जाती है वो देखेंगे, एंड देन वी विल सी अ सोशल इम्पैक्ट कि कैसे अर्बन मिडिल क्लास का ग्रोथ होता है। MNCs यानी कि ऐसी कंपनी जो बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, अपने सामानों को बनाती है, बेचती है। बहुत सारे MNCs को एक्सेस मिल गया आफ्टर 1991 इंडिया का, और इसी तरीके से बहुत सारी इंडियन कंपनी भी इनसे सीख के, इनसे कॉम्पीट करने के चक्कर में वो भी ग्लोबल बन गई। जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, TCS हो गया, टाटा ग्रुप तो पहले से था बट TCS बिकेम द लेटेस्ट MNCs उस पीरियड में। उसके बाद मर्जर और एक्विजिशन का दौर शुरू होता है। ये जो MNCs है वो जब इंडियन मार्केट में आए तो उन्होंने इंडिया के कंपटीशन को ही ख़त्म कर दिया। इंडिया की जो कंपनी ऑलरेडी उनकी कॉम्पिटिटर थी उनको खरीद लिया, जैसे कोका कोला ने पार्ले को खरीद लिया, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया। सो दैट वॉज हाउ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वर डन। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कंपनीज़ में से अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। जो उनकी कंपनीज़ थी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड टू सेल आउट देयर शेयर, और इस वजह से बहुत सारी कंपनियां जो है लेटेस्ट में प्राइवेटाइज भी हो गई हैं, जैसे एयर इंडिया हो गया, मॉडर्न फूड्स हो गया। उसके बाद लेबर आउटसोर्सिंग का चलन बढ़ा, चूँकि इंडिया में चीप लेबर बहुत बड़ी तादाद में अवेलेबल है, तो यहाँ पे बाहर की बहुत सारी कंपनियाँ अपने सर्विसेज को आउटसोर्स करने लगी। शुरुआत में परमानेंट बेसिस पे काम किया जाता था, और फिर जो है धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स को रिक्रूट किया जाने लगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है इंडिया में और इतना ज़्यादा जो है लेबर हब है कि आप अगर परमानेंट जॉब ना भी दे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी काम करवाएंगे तो लोग करने को तैयार है। नाउ एज एन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, एक चीज़ ये भी हुई कि इंडियन मिडिल क्लास की तादाद बढ़ने लगी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो IT सेक्टर में काम करने लगे, बैंक्स में काम करने लगे, इंडस्ट्रीज़ जो हॉस्पिटैलिटी हो गया या रिटेल्स हो गया उसमें काम करने लगे, तो उनसे उनका लाइफस्टाइल बढ़ा एंड मिडिल क्लास वैल्यूज़ वेयर बीइंग एडॉप्टेड। चाहे आप कंज्यूमर अवेयरनेस की बात करें, आप शहरों में जाएंगे, लोग काफ़ी हेल्थ को लेके कॉन्शियस होते हैं, एज ए सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कॉन्शियस होते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पैक्ट ऑफ LPG ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब रिक्रूटमेंट एज अ फैक्ट्री वर्कर टेक्स अ डिफरेंट पैटर्न। इस पैटर्न को आपने एक्सप्लेन करना है कि भैया जॉब रिक्रूटमेंट जो फैक्ट्रीज में होती थी समय के साथ कैसे बदली है। इंट्रो के तौर पे मैंने लिखा है कि फैक्ट्रीज जो मॉडर्न इंडियन फैक्ट्रीज है दे हैव बीन देयर इन द कॉलोनियल डेज, और समय के साथ साथ चीज़ें बदली है। दो सिस्टम का बेसिकली हम जिक्र करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम और ट्रेड यूनियन के रोल, और कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम के यहाँ पे डिमेरिट्स को भी बताएंगे, क्योंकि ये 6 मार्कर है तो थोड़ा सा अपने आंसर को एक्सटेंड करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम क्या है वो ऑलरेडी हमने देख लिया था। इसके डिमेरिट्स के तौर पे हमने बताया कि भाई कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वर्कर्स के ऊपर कम्युनिटी रिलेटेड प्रेशर डालते थे कि भैया अपने बिरादरी का है तो उसकी मदद करेंगे, दूसरी बिरादरी का है तो डिस्क्रिमिनेट करेंगे। वर्कर्स हायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स वेयर गिवन एडवांस, क्योंकि इन वर्कर्स के पास इतना भी पैसा नहीं होता था कि वो साइट्स पे आ पाए, तो ये कॉन्ट्रैक्टर उनको लोन दिया करते थे कि आप आइए साइट पे, दिल्ली में, कानपुर में, जहाँ भी। और कई समय तक ये जो वर्कर्स हैं, नए वर्कर्स जिन्होंने पैसे लिए हैं, वो फ्री में ही काम करते थे उन लोन्स को चुकाने के लिए। तो इस वजह से जो है ट्रेड यूनियन ने कहा कि चूंकि इस सिस्टम में काफ़ी खामियां हैं तो हम खुद से अपने हिसाब से लोगों को रिक्रूट करेंगे। सो नाउ अ डेज इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब और इंपॉर्टेंस ऑफ मिस्त्री हैज़ कम डाउन, और मैनेजमेंट और यूनियन जो है वो मिलकर लोगों को रिक्रूट करती है। वो परमानेंट वर्कर भी रिक्रूट करते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जिनको अमूमन बदली वर्कर के तौर पे इंडस्ट्रीज़ में रिक्रूट किया जाता है तो उनको भी रिक्रूट करते हैं ये।
Now the next question, how do people find jobs? Mention two components of employment opportunities and किस तरीके से सरकार जो है employment opportunities को जनरेट करने में फैसिलिटेट करती है, मदद करती है। जॉब रिक्रूटमेंट कितने तरीक़ों से होता है? बहुत तरीक़ों से होता है। एडवर्टीजमेंट और एक्सचेंज की मदद से किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर्स और मिस्त्रीज़ की मदद से किया जाता है। इसमें आप रेगुलर फैक्ट्री वर्कर, कैजुअल फैक्ट्री वर्कर, दोनों टाइप के वर्कर्स हायर करते हैं। फिर ट्रेड यूनियन के ज़रिए होता है, जो अभी अभी हमने देखा है। फिर फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट के ज़रिए भी लोगों को जॉब मिलता है। जैसे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर है, तो आपको जितने लोग जानते हैं उस हिसाब से आपको काम मिलेगा। नाउ द कॉम्पोनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसमें बेसिकली बताया जा रहा है कि आपको कितने टाइप से एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। तो या तो आप किसी संगठन में काम करते हैं एज अ कैजुअल वेज लेबर और एज अ फॉर्मल वेज लेबर, जिनको रेगुलर सैलरीड वर्कर कहा जाता है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। अब सरकार चाहती है कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की तादाद बढ़े, क्योंकि अगर उनकी ग्रोथ होगी तो फर्दर जो है इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सो गवर्नमेंट प्रमोट्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू क्रिएट मोर जॉब्स। उस हिसाब से गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी निकाले हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हैं। मुद्रा स्कीम है जो एमएसएमई सेक्टर को लोन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं एकदम बहुत कम इंटरेस्ट पे। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया करके स्कीम्स हैं जो कि फर्दर एमएसएमईज और इंडियन स्टार्टअप्स को मजबूत करते हैं, एम्पावर करते हैं, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। सो इन दैट वे गवर्नमेंट फैसिलिटेट्स द जॉब रिक्रूटमेंट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड लॉकआउट। और जो बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक हुआ था 1982 में, उसके आपको डिमांड्स बताने हैं। तो हमने इंट्रो के तौर पे बताया है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की शुरुआत से ही जो डिसेंट है वर्कर्स में वो हमेशा से रहा है और वो डिफरेंट इश्यूज़ को लेकर रहता है, और इस वजह से काफ़ी सारे स्ट्राइक और लॉकआउट्स हमें देखने को मिलते हैं। स्ट्राइक और लॉकआउट में क्या डिफरेंस है? स्ट्राइक मतलब जहाँ पे वर्कर्स कहते हैं कि हम काम पे नहीं जाएंगे। लॉकआउट मतलब जहाँ पे मैनेजमेंट ही कह देती है कि आप काम पे मत आइए। स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपने केवल एक फैक्ट्री में स्ट्राइक किया है तो वो फैक्ट्री क्या करेगी, बाहर से लेबर ले आएगी। लेकिन अगर उस पूरी इंडस्ट्री में ही स्ट्राइक हो गया, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ही वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, तब जाके मुश्किलात सामने आती है। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड इन दिस बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स स्ट्राइक, कि बॉम्बे के जितने भी टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स थे सारों ने काम पे जाने से मना कर दिया। तो दो चीज़ें देखेंगे, रीजंस, उसमें डिमांड आ जाएगा, और इम्पैक्ट्स भी देखेंगे। चूंकि 6 मार्कर है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट भी लिखना ज़रूरी है। इट बिगेन इन 1982, दत्ता सामंत ने इसको लीड किया था। सो अंडरलाइन हिम। क्या क्या डिमांड है कि आप हमारी तनख्वाह बढ़ाइए, हमें ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार दीजिए, और हमारे वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करिए। इम्पैक्ट क्या पड़ा? इट इन्वॉल्व 2.5 लाख वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। तकरीबन 2 सालों तक चला। 1 लाख लोग तो अपने जॉब ही खो बैठते हैं। फिर बहुत सारे वर्कर्स जो है छोटे छोटे शहरों में जाके काम करने लगे, क्योंकि ज़्यादातर टेक्सटाइल मिलें शट डाउन हो गई। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच नेगोशिएशन हो नहीं पा रहा था। फिर ये मिलें बंद हो गई, एंड वो जो ज़मीनें हैं वो रियल एस्टेट कंपनीज़ को बेच दी जाती है। उन पे आप बम्बई की आज की स्काईलाइंस और बड़े बड़े टावर्स देखते हैं। दैट इज़ ऑल इन दिस चैप्टर। होप कि इस चैप्टर में अब आपके कोई डाउट्स नहीं है। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू सोशल मूवमेंट्स। आखिरी चैप्टर है, काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी अटेंटिव हेयर। सबसे पहला सवाल है, व्हाट वेर द इश्यूज अगेंस्ट विच द लीडर्स ऑफ झारखंड मूवमेंट वेर एजिटेटिंग। झारखंड मूवमेंट के जो लोग थे वो किन इश्यूज़ के ऊपर अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे थे? तो इंट्रो के तौर पे मैंने बताया कि झारखंड इज़ वन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट, और इसके क्रिएशन के पीछे एक लंबी हिस्ट्री है रेजिस्टेंस की, स्ट्रगल की। रीजंस बहुत सारे हैं। पहला है लैंड एक्विजिशन, जिसमें ट्राइबल्स को डिस्प्लेस किया जाता था, कंपनसेशन बहुत कम देते थे। लैंड एक्विजिशन के साथ साथ बराबर सर्वेज भी होते थे, मतलब जितनी ज़मीन एक्वायर हो गई है फर्दर और ज़मीन एक्वायर करने की प्लानिंग सरकार हमेशा करती रहती थी। इसके अलावा जो बाहरी लोग हैं, जिनको कलेक्टिवली ट्राइबल्स डीकू कहते हैं, वो या तो ट्रेडर्स होते थे या तो मनी लेंडर्स होते थे। उन्होंने ट्राइबल्स को लोन के चक्कर में, रेंट के चक्कर में जकेड़ा हुआ था, और इस वजह से बेचारे बहुत परेशान होते थे। फिर फॉरेस्ट को सरकार ने नेशनलाइज कर दिया, और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनका वहाँ पे जाना बैन कर दिया, वो रिजर्व हो गया। चूँकि ये कॉलोनियल दौर में भी होता था और इंडिपेंडेंस के बाद भी होता रहा। बिकॉज ऑफ दैट झारखंड के लोगों ने एक यूनिफाई किया अपने आप को, एंड देन दे बेसिकली प्रोटेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन AITUC। AITUC स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और इंट्रो के तौर पे मैंने बताया कि इस पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान वर्कर्स का इशू भी जो है वो एक सेंट्रल मुद्दा था, इसलिए बहुत सारे ट्रेड यूनियन खोले जाते हैं। AITUC वॉज वन ऑफ देम। स्टैब्लिशमेंट होती है बॉम्बे 1920 में। ये एक ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे, कम्युनिस्ट भी थे, नेशनलिस्ट भी थे, मॉडरेट्स भी थे। अगर आप कुछ लीडर्स को मेंशन कर सकते हैं तो MN रॉय को कर दीजिए, लाला लाजपत राय को कर दीजिए, VV गिरी को कर दीजिए, नेहरू जी को कर दीजिए। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, ये जो AITUC है उसमें कम्युनिस्ट सेक्टर का डोमिनेंस बढ़ गया। इस वजह से कांग्रेस ने सोचा कि हम अपनी एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाते हैं। दैट वाज फॉर्म्ड एज इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो AITUC में हो जाता है स्प्लिट इन द May 1947।
और जब ये स्प्लिट हुआ AITUC में, उसके बाद एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आती वो अपने आइडियोलॉजी के बेसिस पे अपना ट्रेड यूनियन बनाती। सो बहुत सारी रीजनल पार्टीज ने भी इन 1960s अपने ट्रेड यूनियंस बनाने शुरू किए, जस्ट लाइक वो अपने स्टूडेंट यूनियंस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस व्हाट इज एन इकोलॉजिकल मूवमेंट्स बाय गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल। तो इकोलॉजिकल मूवमेंट को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एलाबोरेट किया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट यूज़ किया उसमें काफ़ी सारे सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आए और ये इकोलॉजिकल मूवमेंट्स बेसिकली उनका ही रिस्पॉन्स था। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे चिपको मूवमेंट को यूज़ किया है। स्टार्टेड इन 1970s इन द वैलीज ऑफ उत्तराखंड। दो टाइप के रीज़न है, एनवायरमेंटल और सोशल। एनवायरमेंटल रीज़न के तौर पे क्या है कि 1970s में फ्लड आया था एंड दिस डिफॉरेस्टेशन डन बाय कॉर्पोरेट्स ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट वाज वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड दिस फ्लड। और दूसरी चीज़, ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था उससे हिल ट्राइब्स के जो सर्वाइवल है उसका सवाल था, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के हिस्से में जब आपने दे दिया तो हिल ट्राइब्स वहाँ पे उसको यूज़ कर नहीं सकते एंड फॉरेस्ट के प्रोड्यूसर्स, फॉरेस्ट के जो पत्ते हैं, पेड़ हैं, टिम्बर है, उनसे इनका सर्वाइवल चलता था। सो इट वाज अ बैटल बिटवीन सर्वाइवल इकोनॉमी एंड द इकोनॉमी ऑफ प्रॉफिट। तो एक ये सोशल और इकोनॉमिक कंसर्न भी आप कह सकते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पे कहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यू फार्मर्स मूवमेंट। 1970s के बाद एक नया वेव आता है फार्मर्स मूवमेंट्स का, उसके ऊपर आपको बेसिकली यहाँ पे लिखना है। सो न्यू फार्मर्स मूवमेंट्स बिगिन इन 1970s इन पंजाब एंड तमिलनाडु। ये नॉन पार्टी मूवमेंट थे, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी शामिल नहीं थी। इसमें फार्मर्स लीड कर रहे थे इसको। फार्मर और पीजेंट में फ़र्क होता है। फार्मर्स आर दोज हु आर बिग लैंड ओनर्स, ज़्यादातर ये कमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं, और पीजेंट मतलब जो अपने लिए ही उगाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत कम ज़मीनें होती है, बहुत कम पैसा होता है, इनपुट बहुत कम लगाने की इनकी हैसियत होती है। द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ दिस मूवमेंट वॉज स्ट्रॉन्गली एंटी स्टेट एंड एंटी अर्बन। ये एंटी स्टेट थे, मतलब सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इशूज़ भी जो हैं वो पीजेंट इशूज़ नहीं था, मतलब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, फ्यूडल डोमिनेंस, ज़मींदारों का ऑपरेशन, ये सब नहीं था, क्योंकि ये तो खुद ही ज़मींदार है। तो इशूज़ जनरली प्राइस के थे कि आप हमें MSP दीजिए, टैक्सेशन कम करिए, लोन्स वगैरह में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए। नए तरीके एजुटेशन के यूज़ किए गए, रोड्स को ब्लॉक किया गया, रेलवे पटरियाँ जाम की गई, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को मिलने से मना कर दिया। ये सारी चीज़ें अभी रिसेंट में जो फार्म मूवमेंट हुए थे पंजाब हरियाणा में, उसमें भी आप देख सकते थे। इसको आप न्यू सोशल मूवमेंट की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो फार्म मूवमेंट है इसमें महिलाओं का भी इशू आ गया, एनवायरमेंटल कंसर्न भी आ गया। सो दिस इज हाउ इट बिकेम अ न्यू सोशल मूवमेंट। न्यू सोशल मूवमेंट में इस टाइप के कल्चरल और सोशल इशूज होते हैं। सो उसके डिफरेंशिएशन को भी हम आगे चल के देखेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स द क्लास बेस्ड मूवमेंट्स इन इंडिया। क्लास बेस्ड मूवमेंट आर बेसिकली दोज मूवमेंट जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और इकोनॉमिक डोमिनेंस पे बेस्ड होते हैं। दो टाइप के बेसिकली आपके पास क्लास बेस्ड मूवमेंट होते हैं, एक तो पीजेंट का मूवमेंट और दूसरा वर्कर्स का मूवमेंट। तो यहाँ पे मैंने एलाबोरेट कर दिया कि पीजेंट मूवमेंट कॉलोनियल दौर में भी होते थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस दौर में भी हुए हैं। फिर फार्मर मूवमेंट भी आप कह सकते हैं। इसमें आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हुआ था या गुरिल्ला मूवमेंट शुरू हुआ था, वो भी एड ऑन किया जा सकता है। देन देयर वर वर्कर्स मूवमेंट्स इन कॉलोनियल पीरियड एज वेल एंड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एज वेल, और उसका मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास बेस्ड मूवमेंट्स। नाउ वी आर मूविंग टू द 6 मार्कर्स। पहला जो 6 मार्कर है, इसमें हम लोग न्यू एंड ओल्ड सोशल मूवमेंट के डिफरेंशिएशन को देखेंगे। क्या डिफरेंस होता है? पुराने जो सोशल मूवमेंट्स थे, दे वेर मेनली फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशूज़। इसमें किसी न किसी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश की जाती थी, किसी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की बात होती थी, किसी पॉलिटिकल पावर को हटाने की बात होती थी। आज के जो नए सोशल मूवमेंट्स हैं, दे आर नॉट पॉलिटिकल इकोनॉमिक, रादर दे आर कल्चरल एंड सोशल। इसमें अपनी आइडेंटिटी, अपने लाइफस्टाइल, अपने कल्चर को इम्प्रूव करने की बात की जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि इसके लिए स्टेट पावर एनेक्स किया जाए। इसमें ज़्यादातर हमेशा स्टेट पावर को एनेक्स किया जाता था, सत्ता अपने हाथ में ली जाती थी। सो दे वेर यूजुअली रीजन और कंट्री स्पेसिफिक। जैसे अगर हम सत्याग्रह मूवमेंट की बात करें, राष्ट्रवादी आंदोलन की बात करें, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ ओल्ड सोशल मूवमेंट, क्योंकि ये पॉलिटिकल गोल के लिए किया जा रहा और ये इंडिया तक ही सीमित था। लेकिन जो नए सोशल मूवमेंट है, जिसमें जेंडर की बात होती है, ह्यूमन राइट्स की बात होती है, ये पूरा ग्लोबल है, ये दैट आर ग्लोबल इन नेचर एंड दैट इज़ वाई दे बिकेम इंटरनेशनल। ओल्ड सोशल मूवमेंट की अगर बात करें, उनके मुद्दे डिफरेंट थे। बेटर वेजेस, स्लेवरी, फ्रीडम, कॉलोनिज्म, ये सब ओल्ड सोशल मूवमेंट्स के मुद्दे हैं। न्यू सोशल मूवमेंट्स में जेंडर, ह्यूमन राइट्स, ये सब आते हैं। पुराने सोशल मूवमेंट्स में पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियन वगैरह इनको लीड करती थी। नए सोशल मूवमेंट्स में इंडिविजुअल्स भी लीड करते हैं, या जो छोटी मोटी संगठनें हैं, NGOs वगैरह हैं, वो भी इनको चलाती हैं। जैसे अगर आप इकोलॉजिकल मूवमेंट्स का एग्जाम्पल लें, तो वो एक न्यू सोशल मूवमेंट कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इसमें कल्चरल बात होती है, और इकोलॉजी से तो सारे लोग इम्पैक्टेड हैं। नुकसान अगर होगा तो कहीं एक जगह पे नहीं होगा, सब जगह पे होगा। इकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एंटायर प्लैनेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इंडिविजुअल्स ने जो है मूवमेंट्स लीड कर दिया। जैसे अब चिपको मूवमेंट की बात करें या नर्मदा बचाओ मूवमेंट की बात करें, 2-3 इंडिविजुअल्स ने मिलकर पूरे मूवमेंट को लीड कर दिया।
सो दीज आर द ओल्ड सोशल मूवमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। न्यू सोशल मूवमेंट्स में आप क्लाइमेट चेंज मूवमेंट का हवाला दे सकते हैं, फेमिनिज्म का हवाला दे सकते हैं, इकोलॉजिकल मूवमेंट्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं। Now coming to the next important question, next important 6 marker, highlight some of the well-known tribal movements in the recent phase of the Indian history। इंट्रो थोड़ा सा मैंने बड़ा लिखा है, ट्राइबल्स के बारे में बता दिया कि तकरीबन 10% की तादाद इनकी है, फैली हुई है मिडिल इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, और डिफरेंट इश्यूज़ को लेके ये हमेशा मूवमेंट्स या अपनी आवाज़ों को बुलंद करते रहे। 2 टाइप के मूवमेंट्स का आपके किताब में जिक्र है, तो हम उनके बारे में यहाँ पे बताएंगे बेसिकली। सो दीज 2 मूवमेंट्स आर मूवमेंट्स इन झारखंड, मूवमेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट। झारखंड में हमारे पास ज़्यादा डिटेल्ड आंसर अवेलेबल है क्योंकि इसका कंटेंट ज़्यादा है। झारखंड में बेसिकली इश्यूज़ क्या क्या थे वो हमने ऑलरेडी देख लिया था। लैंड एक्विजिशन एक इशू है, फिर कलेक्शन ऑफ लोन्स, फॉरेस्ट का नेशनलाइजेशन, दीज वेर द इशूज़। अब ट्राइबल्स ने इन इशूज़ को एड्रेस किया, लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए कॉन्शियसनेस चाहिए, एक सेंस ऑफ यूनिटी चाहिए। वो कैसे डेवलप हुआ? तो उसकी शुरुआत हुई कॉलोनियल दौर में ही, जब ट्राइबल्स को एजुकेट करना शुरू किया क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने। जब ये एजुकेटेड हुए तो उनको पता चला कि कैसे हमारे साथ अन्याय हो रहा है। दे स्टार्टेड टू बिगिन रिसर्च अबाउट देयर हिस्ट्री, और फिर उन्होंने उनको लिखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। तो इससे जो इलिटरेट लोग हैं वो भी समझ पाए कि कैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट और बाद में फिर इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ अन्याय कर रही है। सो दिस हेल्प्ड देम टू क्रिएट अ यूनिफाइड एथनिक कॉन्शियसनेस। अब देखो झारखंड में है बहुत सारे ट्राइब, गौंड्स भी हैं, संथाल भी हैं, पहाड़ियाज भी हैं, मुंडास, कोल, बहुत सारे। लेकिन ये सारे ट्राइब में अपने इतने डिफरेंसेस हैं, बट डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस जब इन ट्राइबल्स ने महसूस किया कि चूंकि हम ट्राइबल्स हैं इस वजह से हमारे साथ ये जुल्म होता है, तो दैट क्रिएटेड अ यूनिफाइड एथनिक कॉन्शियसनेस एंड अ शेयर्ड आइडेंटिटी कि हमारे अंदर ट्राइबल डिफरेंसेस होंगे बट द इशूज़ विच वी आर फेसिंग वो सब लोग फेस कर रहे हैं। ट्राइबल होने की वजह से इतना सारा अन्याय हमारे साथ होता है। और उन्होंने कहा कि वी आर बेसिकली द पीपल ऑफ जंगल, झारखंड। और फिर उन्होंने जो है डिफरेंट स्टेट की डिमांड की। सो जिस तरीके से डिमांड हुई, बिकॉज ऑफ लिटरेसी मिडिल क्लास आदिवासीज, इंटेलेक्चुअल्स इमर्स्ड। फिर उन्होंने साउथ बिहार में देखा कि दिकूज का कितना इन्फ्लुएंस है, दिकूज मतलब बाहर के लोग, एंड कैसे हमें मार्जिनलाइज किया जा रहा है, हमारे साथ अन्याय होता है। एंड देन बिकॉज ऑफ दीज एफर्ट्स एक नया स्टेट इमर्ज होता है झारखंड के नाम से 15 नवंबर 2000 को। तो ये बेसिकली इस तरीके से झारखंड क्रिएट हुआ। अब झारखंड के अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी ट्राइबल्स मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। इनके इश्यूज़ केवल बताए गए हैं, इम्पैक्ट्स वगैरह ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया आपकी किताब में। सो व्हाट आर द इश्यूज़? पहली चीज़, जब नॉर्थ ईस्ट बन रहा था, अब नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, तो जो स्टेट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, नए नए स्टेट्स बनाए जा रहे थे, उसमें ट्राइबल डाइवर्सिटी को सरकार ने इग्नोर कर दिया। अब जैसे मिजोरम है, उसमें बहुत सारे ट्राइब है, बट मिजोज को वहाँ पे प्रेफरेंस दी गई, उनके हिसाब से वो ज़मीनें डाल दी गई, तो उस हिसाब से उनका स्टेट का नाम डाल दिया गया। तो ये जो ट्राइबल डाइवर्सिटी है, जब सरकार ने इसको इग्नोर करना शुरू किया तो इससे काफ़ी सारे लोग नाराज़ हुए। फिर असम को एक वहाँ का प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया गया, इससे भी काफ़ी सारे लोग नाराज़ थे कि असम से त्रिपुरा का कल्चर डिफरेंट है, असम से मिज़ोरम का कल्चर डिफरेंट है, अरुणाचल का कल्चर डिफरेंट है। और उसके बाद जो ट्राइबल्स के साथ एक बहुत कह ले तो परपिचुएटेड इशू है जो हमेशा से चलता आया है, द एलाइनेशन ऑफ ट्राइबल्स फ्रॉम देयर फॉरेस्ट। और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के ज़माने में इंडियन गवर्नमेंट ने भी कंटिन्यू रखा कि उनकी फॉरेस्ट से, उनके जंगलों से उनको हटाते गए, और इस वजह से भी ये काफ़ी नाराज़ रहे। Mention 2 types of class-based movement. Explain any one type of class-based movement. 2 टाइप के class-based movement का बेसिकली आपको नाम बताना है और उसमें से किसी एक प्रकार को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं 2 class-based movement के नाम बताऊंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन वन ऑफ द class-based movement, दैट इज peasant movement। तो सबसे पहले हम लोग class-based movement का नाम देंगे peasant movement एंड workers movements are 2 category of class-based movement। देन peasant movement में क्या क्या बताना है, इन द कॉलोनियल पीरियड किस तरीके से मूवमेंट हुए वो बताएंगे, और इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड किस तरीके से मूवमेंट हुए वो बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है इन दियर पैटर्न, इन दियर डिमांड्स। सो कमिंग टू द पीजेंट मूवमेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। बंगाल रिवोल्ट ऑफ 1859, डेक्कन रिवोल्ट ऑफ 1875, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था ये मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। देन तेभागा मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट, आपको केवल इसके नाम लेने हैं। और मेजरली ये सारे मूवमेंट जो थे ना वो 4 इश्यूज़ के ऊपर बेस्ड होते थे। पहला या तो टैक्सेशन और डेट्स में रिलैक्सेशन की बात होती थी, या फ्यूडल के डोमिनेंस को लेके लोग परेशान होते थे, मतलब ज़मींदारों के डोमिनेंस को लेके। ये जो तेलंगाना मूवमेंट है वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एंड देन फोर्स्ड कल्टिवेशन, जैसे अंग्रेजी दौर में ऐसे कानून थे जिसमें कुछ क्रॉप्स को आपको अपनी ज़मीनों पे उगाना ही पड़ता था। तो चंपारण सत्याग्रह हो गया, तेभागा मूवमेंट हो गया, ये सब उस टाइप के इशूज़ पे बेस्ड मूवमेंट्स हैं। अब पुराने जो कॉलोनियल दौर है उसमें जो पीजेंट मूवमेंट होते थे उसमें कुछ संगठनों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। उसमें बिहार प्रोविंशियल किसान सभा है, ऑल इंडिया किसान सभा है, और एक पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये भी काफ़ी हद तक, चाहे आप तेलंगाना मूवमेंट की बात करें, तेभागा मूवमेंट की बात करें, तो इसमें किसानों को सपोर्ट किया करती थी।
नाउ इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स देखने को मिले। मेजरली इसमें मैंने न्यू फार्मर्स मूवमेंट्स की बात की है क्योंकि ऑलरेडी आंसर काफ़ी बड़ा हो गया था। इसमें आप चाहें तो गुरिल्ला मूवमेंट और नक्सलवारी मूवमेंट की चीज़ों को जोड़ सकते हैं। उसको मैंने अगले इस सवाल में डिस्कस किया है और ये सवाल भी अभी रिसेंटली पूछा गया कि कैसे पीजेंट मूवमेंट्स जो है वो कॉलोनियल डेज से पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स में बदले, व्हाट आर द चेंजेस दैट वी सी। तो इसमें बेसिकली हम लोग अगेन पीजेंट मूवमेंट की बात करेंगे, बट इसमें दो कैटेगरी होगी। पहला कॉलोनियल पीजेंट मूवमेंट जो अंग्रेजी दौर में हो रहे थे, एंड देन द पोस्ट कॉलोनियल जो आज़ादी के बाद होते हैं। तो अगर हम पीजेंट मूवमेंट इन कॉलोनियल इंडिया की बात करें, अगेन हमें एग्जांपल्स बताना है, रीजंस बताने हैं, संगठनों के बारे में बताना है। अब जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीजेंट मूवमेंट की बात करेंगे उसमें हम दो चीज़ें बताएंगे। पहले न्यू फार्मर मूवमेंट्स ऑफ 1970s जो हमने ऑलरेडी देख लिया था, एंड देन द रेडिकल मूवमेंट्स ऑफ 1960s जिससे नक्सलवारी मूवमेंट जुड़ा हुआ है बंगाल का, या गुरिल्ला मूवमेंट जुड़ा हुआ आंध्र प्रदेश का। इसमें खास बात ये थी कि इसके इशूज़ और इसके इशूज़ अलग है। इसमें प्राइस रिलेटेड इशूज़ हैं, टैक्सेशन का, लोन्स का। इसमें जो इशू है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और सप्रेशन का है, ठीक है, क्लास बेस्ड सप्रेशन का है, डोमिनेंस का है। तो दीज वर द मेजर इशूज़। इसमें आपको वायलेंट स्ट्रगल देखने को नहीं मिलता, इसमें आपको वायलेंट स्ट्रगल देखने को मिलता है। तो दे आर नोन फॉर देयर आर्म्ड रेजिस्टेंस। तो दैट इज़ हाउ द पीजेंट्स मूवमेंट इवॉल्व्ड विद द टाइम। अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो उसमें भी, और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी। सो दैट वाज ऑल इन दिस इंटायर चैप्टर, दैट वाज ऑल इन दिस इंटायर बुक। नाउ आई थिंक कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs है वो मैंने करवा दिए हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, एक बार एग्जाम में रात को सोने से पहले इन सारे PYQs को देख लेना, किस हिसाब से आंसर्स लिखे गए हैं वो भी देख लेना, एंड देन यू विल बी रेडी टू गो। एंड मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इसी तरीके से आई विल बी हेल्पिंग यू इन द हिस्ट्री एज वेल एज फॉर द CUT प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर द एग्जाम्स।